Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. Raise your selfhood so high that even destiny, before writing your fate, must ask you, what is it that you desire? ये अल्फाज और ये अशार सादिक आते हैं उस शख्स के लिए जिसने अपनी मेहनत, आप, अपनी मदद आप और अपने बलबूते पे खड़े होकर ऐसे एरियाज में अपना लोहा मनवाया है जहां शायद ही लोग कोशिश करते हैं जाने की. कंस्ट्रक्शन हो या कानून का मैदान हो या तालीम का एरिया हो, तीनों जगह पर मेरे आज के जो मेहमान हैं इन्होंने he has proved his mettle and is still learning, जिसे कहते हैं कि अभी भी वो तालिबे इल्म हैं, अपनी फील्ड में अपने एरिया में कोशिश कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं. रस्मी सा तारुफ पेश करूंगी. आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान सईद साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला है और आपके लाइफ एंड लर्निंग से आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं. ये बात मैं आप सबको गारंटी करती हूँ, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना वो होने बहुत मजे वाली है इंशाल्लाह. ज़ीशान सईद साहब जो है इस वक्त एक कंपनी रन कर रहे हैं शाहीन कंस्ट्रक्शंस के नाम से, जो 1998 से ये देख रहे हैं. इनके पास जनाब हाई कोर्ट इनरोल्ड लीगल फर्म में भी शमूलियत है जो कि 2013 से ये इसको देख रहे हैं. सिविल इंजीनियर हैं, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम NIT, LLB, प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट एनरोल्ड लॉयर SM लॉ कॉलेज से, मास्टर्स ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस वक्त प्रोसेस में है. इसके अलावा फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात कर रहे हैं. तो आज बाइस फख्र है मेरे लिए कि मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे. मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. बहुत शुक्रिया, बहुत जोरदार किस्म का आपने इंट्रोडक्शन दे दिया. मेरा सादिक आता है, देखिए सदाकत की. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे अल्फाज के साथ बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. देखिए आपका जब मैं प्रोफाइल देख रही थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ज़ीशान से सवाल क्या क्या पूछूंगी, और मेरे जहन में इतना ताना बाना बन रहा था कि बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन में है 1998 से. आज जो ज़ीशान 2025 में है उनसे अगर मैं पूछूं कि आपके क्या लाइफ लेसन हुए तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ माल मसाला आने वाला है. बेशक. तो कोर्टरूम टू सीमेंट, हाँ, आप किस तरह अपने माइंड को स्विच करते हैं? अच्छा, कोर्टरूम टू सीमेंट नहीं होता, सीमेंट टू कोर्टरूम होता है, क्योंकि पहले सीमेंट है फिर बाद में कोर्टरूम आया है. ठीक है जी, ऐसा ही है. ठीक, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया. असल में मेरा ये था कि मेरा कंस्ट्रक्शन तो हमेशा से पैशन इसलिए था कि सिविल इंजीनियरिंग की थी, तो डिसाइड किया कि अपनी कंपनी पुटअप करनी है, एस्टेब्लिश करनी है और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने तरीके से चीजों को लेके आना है. अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आए तो पता चला बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं. आप हर चीज अपनी मनमानी की नहीं कर सकते, जिद्दत नहीं ला सकते बहुत सारी चीजों के. हमारे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ हमारे बाय लॉज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं. तो वो कहते हैं ना, वो पुराने तर्ज से लोग हटते नहीं है. तहजीब नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिन्हें. हम लोग जो है ना नई चीजों को अडेप्ट करने को इतनी जल्दी तैयार नहीं होते एज ए कौम या एज ए कम्युनिटी.
तो बहुत सी जगहों पे मुझे हिंड्रेंसेस आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक लीगल फ्रेमवर्क भी बनाया जाए कि जो लोग अब मकसद रास्ते में रुकावट करते हैं तो उनको फिर लीगल फोरम पे उनसे बात की जाए। देन आई डिसाइडेड कि मुझे LLB करना है। देन आई डिड माई LLB फ्रॉम SM लॉ कॉलेज, और फिर मैंने एक लीगल फर्म 2013 में एस्टेब्लिश की। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें तकरीबन 12 साल तो हो चुके हैं, हाई कोर्ट एनरोल्ड हैं। तो बहुत सारे मामलात को हम जो है जहाँ पे कहते हैं ना वो सीधे तरीके से नहीं होता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो फिर लॉ लीगल तरीके से समझाना पड़ता है कि भाई ये किया जा सकता है। असल में हमारे लॉज, बहुत सारे बिल्डिंग लॉज जो है ना वो तब्दील ही नहीं किए गए, वो वहीं पे अटके हुए हैं। कब से? कभी के 1963 के बाद से वो वही चले जा रहे हैं सारे लॉज। अब जाहिर बात है कंपलसरी ओपन स्पेसेस हैं या बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज चेंज हो चुकी है, बिल्डिंग कोड्स तक चेंज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। हम वही घिसे पिटे कोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई नई चीज इम्प्रोवाइज करने को तैयार ही नहीं है, हम किसी नई चीज को अडेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि डिजाइन को मोर इकोनॉमिकल किया जाए। बहुत सारे देखिए अब नए नए मटेरियल्स आ गए हैं, नई नई चीजें आ गई हैं, एडप्टेशन हो रही है दुनिया। जहां अब जापान के अंदर जब जलजले आते थे उन्होंने डेड लोड को 0 कर दिया। वो कहते हैं मिनिमाइज कर दो डेड लोड को। उनकी जो दीवारें हैं वो 1-1 इंच की, पौने इंच की दीवार है। मैं आपको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि डेड लोड को कम करेंगे तो सेस्मिक उससे आप बाहर आ जाएंगे। हमारे पास आज भी वही 6 इंच का ब्लॉक इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पास वही 8 इंच का है क्या हमें इस्तेमाल करना है? नहीं, हमारा जो कंसल्टेंट है ना वो उसी माइंडसेट का है। अच्छा। वो समझ ही नहीं रहा कि जब आप स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, RCC स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं, तो आपको डेड लोड को मिनिमाइज कर दें, जस्ट अ पार्टीशन वॉल। इसका कोई किरदार नहीं है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। वो इतने मोटे मोटे ब्लॉक वही चल रहा है आजकल। बल्कि जो पंजाब साइड में जाते हैं आप, हमारे इधर रीजन में, तो वो तो पट ब्लॉक 9-9 इंच की दीवारें, 8-8 इंच की दीवारें। भाई जरूरत नहीं है, मेक इट इकोनॉमिकल डिजाइन। अब इन चीजों को करने के लिए जाहिर बात फिर करना पड़ता है, पूरा सिस्टम आपको उतारना, पूरा सिस्टम वो अच्छा, एक चीज जो आपने बिल्डिंग और उसके लॉस की बात छेड़ी थी, तो मुझे एक सवाल समझना था। जो मैं जब कहता हम बैंक जाते हैं या किसी भी ऐसी इमारत पे जाते हैं तो वहाँ हैंडीकैप व्हील चेयर के ले जाने के लिए या तो वो रैंप ऐसा होगा कि बंदा जो जा रहा है लेके वो भी चल के जाए, बिल्कुल ऐसे, या इस तरह का स्लांट बना हुआ, बिल्कुल, और वापस लाएं तो पता चला कि मरीज वैसे ही गिर चला जाएगा उसको, उसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ एक भीड़ चाल है डिजाइन के अंदर भी। आप देखें अब यही जब आप दुबई की तरफ जाते हैं तो आपको बिल्डिंग्स के अंदर इनोवेशन नजर आती है, एलिवेशन के अंदर इनोवेशन नजर आती है, न्यू मटेरियल्स नजर आते हैं, स्मूथ रैंप हो, स्टेयर्स ऐसी हो कि बंदे को चलते हुए सांस ना फूले, इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। मिडिल ईस्ट साथ ही है ना आपके। हम लोगों ने क्या किया कि हमने आज तक अपने तौर तरीके चेंज ही नहीं किए। हम बेसिकली हैंडीकैप्स को फैसिलिटेट करने को तैयार ही नहीं। पहले तो हम कुछ बनाते ही नहीं, बनाते, और अगर गलती से बन जाए वो कोई किसी जगह, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो बाहरी कंपनी आई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जरूरी कर दिया। आई नो टेलीनॉर है, टेलीनॉर के साथ मैंने काम किया, उनके लिए जरूरी है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो कहते हैं हैंडीकैप को फैसिलिटेट करना। रिसेंटली कोस्टा कॉफी है, ये अच्छे ब्रांड है, ये लोग कहते हैं कि हैंडीकैप को फैसिलिटेट करना है। ठीक है जी, मैं कोई उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जब हमारे कल्चर में आए हैं तो उन्होंने चीजों को बदला है, और जाहिर बात है हमारे मूड्स को भी बदला। अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है जो है ना, हमें मजबूर हो जाते हैं कि हम उनके SOPs को करें, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम हटा ही नहीं पा रहे, दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। मुझे आर्किटेक्चर दिखाइए ना कि हमारा इस वक्त अगर पाकिस्तान के आर्किटेक्चर की बात की, मुगल का एक आर्किटेक्चर था, विक्टोरियन है, रोमन आर्किटेक्चर है, आप बात कर। मुझे इस वक्त पाकिस्तान 78 साल से हमने पाकिस्तान आजाद किया हुआ है, हमारा पाकिस्तान का आर्किटेक्चर बताए ना क्या है, हमने क्या बनाया पाकिस्तान में जिसको हम, कुछ भी नहीं है, हमारा अपना आर्किटेक्चर ही कुछ नहीं है जी। हम तो या मुगल आर्किटेक्चर को रगड़ रहे हैं या हम वो रोमन आर्किटेक्चर और विक्टोरियन का हम मिक्स प्लेट बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल वो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमारा अपना कोई आर्किटेक्चर ही नहीं है। आप सिंगापुर चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, उनको आपको एक आर्किटेक्चर नजर आएगा, ट्विस्टेड टावर नजर आएगा, एक ग्लास टावर्स नजर आएंगे, वो आपको नजर आएगा, दिस इज मॉडर्न आर्किटेक्चर। हम कुछ अपना डेवलप ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, ये सही है जीशान। हमारे एक और भी चीज होती है, हम लोग फॉरेन अगर कॉपी भी करते हैं माजरत के साथ, जो लोग कर रहे हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर को लेके, ग्लास वॉल्स बना रहे हैं ग्लास के, हम भूल जाते हैं कि हमारा जो मौसम है वो शदीद गर्मी वाला है। सही बात, शिद्दत की गर्मी पड़ती है। अब वो ग्लास आप लगाएंगे तो आपकी बिल्डिंग का हाजिर ओवन बन जाएगा। नहीं, उसका तरीका है ना, देखें गर्मी हमसे ज्यादा तो दुबई में, वहां पूरे ग्लास टावर्स हैं। सही।
इसका तरीकेकार होता है, जब ग्लास टावर आप बना रहे हैं तो बीच में आइसोलेशन रखी जाती है, उसके अंदर हम डबल ग्लेज्ड ग्लास इस्तेमाल करते हैं, बीच में गैप होता है। वो क्या करता है, हीट इंसुलेशन दे देता है, जो अंदर वाला टेम्परेचर बाहर नहीं जाता, बाहर वाला टेम्परेचर अंदर नहीं आता, हीट इंसुलेशन दी जाती है। वो महंगा भी तो वो महंगा पड़ता है, टेम्पर्ड ग्लास यूज होता है, बीच में इंसुलेशन होती है, अब वो महंगा है। अब अगर आपको देखे दुबई में 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारे पास तो 35-36 होता है नॉर्मल, लेकिन हम बात यह है कि उस तरफ जा रहे हैं लेकिन कॉस्ट हमारी इतनी ज्यादा आ जाती है, फिर हमारे लिए फिजिबल नहीं रहता प्रोजेक्ट। ये बात है, फिर इसलिए फिर वो इसलिए अच्छा, हमारा जो बिल्डर है, जो आर्किटेक्चर क्यों नहीं डेवलप कर रहा, जो हमारा बिल्डर है ना, लैंड कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, और बाय लॉ हमारी कोशिश होती है एवरी इंच ऑफ माई प्लॉट जो है ना मैं यूज कर लूं, मैं ना सीओएस छोड़ूं कंपलसरी ओपन स्पेस, ना मैं कोई आर्किटेक्चर हूं, मुझे तो भाई बेचने वाली सेलेबल जगह ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मुझे ना रूफ गार्डन्स चाहिए, ना मुझे कोई उसके अंदर एस्थेटिक्स चाहिए, मुझे तो भाई बेचने की ज्यादा से ज्यादा जगह, 1 इंच भी मेरा बिकता है तो मैं क्यों जाया करूं आर्किटेक्चर में डिजाइनिंग दे के, मेरा कवर्ड एरिया मैक्सिमम से भी ज्यादा ले लूं मैं, और उसके बाद मैं बिल्डिंग कंट्रोल वालों के साथ सेटिंग करके 20-25% और इंक्रीज कर लूं। तो ये है मामला, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप इस वक्त काम करते हुए 2 मेजर सेटअप्स आप बना रहे हैं और साथ में फिर आप मास्टर्स भी कर रहे हैं जी, तो स्लीप इज रियल थिंग फॉर यू? आप सोना वोना कब करते हैं? बहुत, मुझे सोना बहुत पसंद है और मैं अपने नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जो मेरा मास्टर्स चल रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, वो मेरा सैटरडे संडे का है, तो सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होती हैं एनईडी के अंदर, तो वो उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ, और वो भी डे के अंदर, इवनिंग क्लासेस नहीं है, मॉर्निंग क्लासेस हैं। ठीक है जी। नींद का ये है कि 10:30-11 बजे सो जाते हैं, सोने का बड़ा शौकीन हूँ। नहीं, मुझसे जागे नहीं जाता, मैं सो जाता हूँ। अगर कोर्ट भी जाना है तो आपको पता है कि कोर्ट में हमारे 8 बजे 8:30 बजे हमें पहुंचना है, वहां पे जो रोस्टर आता है उसके हिसाब से हमारा केस लगा हुआ है, तो हमें तो पहुंचना है ना 8 बजे 8:30 बजे। तो ये सारी चीजें, तो उसमें डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, टाइम की पाबंदी और ये वो चीजें तो बहुत जरूरी है। आखिरी प्रिलिमिनरी सवाल पे हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। व्हाट इज मोर ड्रामेटिक, कोर्ट रूम या कंस्ट्रक्शन? हाँ, हमारा जो माजरत के साथ जो अदालती निजाम है ना, उसके अंदर कोई ड्रामेटिक चीज है नहीं, उसके अंदर वो सब हम लकीर के फकीर लगा बता, वो मतलब इस बिट बोरिंग इस लिहाज से, क्योंकि आप उसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं अपनी मर्जी से दे नहीं सकते। वो लॉ जो है ना, रिटन लॉ है सारा, हमने सिर्फ उस लॉ को कोट करना है, देन जज हैव टू डिसाइड। हमने सिर्फ हाईलाइट करना है कि सर ये जजमेंट या ये पीएलडी जो है ये कहती है, तो हमने रेफरेंस देना है सिर्फ, हम कोई उसके अंदर इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, कोई जिद्दत नहीं ला सकते। कंस्ट्रक्शन एक वर्सटाइल फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास खेलने का बड़ा मैदान है, हम इसके अंदर वर्सटिलिटी डालते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन लाते हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, मतलब इट्स अ गुड वर्क, टीम वर्क, बड़ा मजा आता है इसमें। क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी में सुकून है, ये तो है। अच्छा, अब आपकी जो प्रैक्टिस है वो खास किस्म के केसेस को केटर करती है? नहीं करती। नहीं, मैं हमारी जो कंपनी है ना, इसमें हम लोग वी आर 6 इन आवर कंपनी, जो लीगल फर्म है। कुछ हमारे यहाँ जो फैमिली लॉज को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो सिविल लॉ को बहुत देखते हैं अच्छे तरीके से, कुछ हैं जो क्रिमिनल लॉ, एफआईए वगैरह, नैब वगैरह को देखते हैं, तो हम तमाम एरियाज को कवर करते हैं। तो हम फैमिली स्पेसिफिकली जी, मैं तो जाहिर बात है बीइंग हेड ऑफ द कंपनी जो है, मैं तो सारी चीजों को देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर जो है क्रिमिनल लॉ के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे इस हवाले से कुछ बात करने का बहुत दिल था, क्योंकि ये केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे माशरे में। बच्चियां अपने आप को अपनी शादियों में ट्रैप्ड फील करती हैं कि हो गई शादी धूमधाम से, अब स्पाउस या इन लॉज अनबेरेबल हैं। आजकल जो वर्ड है वो है टॉक्सिक। बिल्कुल ऐसा। या खुदा ना खास्ता रिलेशनशिप में पहले दिन से कोई दरार है, अब दे वांट आउट फ्रॉम द मैरिज, और उसकी हमारे यहाँ इजाजत नहीं, वो तो टैबूज है। मैं सोशली बात कर रही हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, आपकी डायरेक्शन में सही। कुछ चलाओ, तुम्हें चलाना पड़ेगा, तुम्हें किसी तरह भी हो, फाउंडेशन तो औरत ही होती है, और इस तरह के मसाइल होते हैं। बात तो सही है, चल बनाना घर तो, डोली में जाओगी, मैयत में आओगी। Exactly. और आज तक कोई मैयत में वापस नहीं आई। हाँ। कौन सी औरत है जो मैयत में अपने मैके वापस गई हो? वो भी कब्रिस्तान ही जाती है बेचारी।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और ये ऐसा टॉपिक है कि जो मैं कह रहा हूं कि हमें माशरे में हर लेवल पे डिस्कस करना चाहिए। बेसिकली एज ए जनरेशन अगर मैं बात करूं ना, तो हम अपने बच्चों की तरबियत करने में फेल हो गए। हमने ना अपनी बेटियों की तरबियत वैसे की, ना हमने अपने बेटों की तरबियत वैसे की। देखें, बात जब दौर चेंज होता है ना, तो उसके तकाजे भी चेंज होते हैं। अब दौर चेंज हो चुका, तकाजे चेंज हो चुके। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में अपनी बेटी को बहुत एम्पावर कर दिया। बहुत अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि बच्ची जो है मादर पिदर आजाद हो जाए, वो तमाम वैल्यूज को भूल जाए जो हमारी एक मशरकी इक़्तिदार या इस्लामी इक़्तिदार की वैल्यूज को कोई भूल जाए, और वो कहना चाहे कि वो कहने लगे कि नहीं ना मुझे किसी की बड़े की सुननी है ना कुछ है, मैं तो खुद बड़ी समझदार हूं, मैं तो बहुत। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अक्सर मेरे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास ऑफिस में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी काउंसलिंग करके उनका पैचअप करवा दूं। उसके अंदर जो मैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ना, मैं उन बच्चियों को ये समझाता हूं कि बेटा अडेप्ट करना सीखें माहौल को। एक माहौल आपकी सास के साथ नहीं बनती ना, ज्यादातर तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स है ना सास के साथ। एक सास ने 35 साल 40 साल की जद्दोजहद से एक माहौल बनाया। आप उस माहौल में आके अडेप्ट करेंगी, ना कि पूरा माहौल आपको अडेप्ट करेगा कि आपके तर्ज पे चला जाए। उनको भी अडेप्ट करना है, लेकिन आप पूरा माहौल चेंज नहीं कर सकते। आप अकेली आई हैं, आप एक माहौल से आई हैं, ऑब्वियसली आपके वालिदैन ने आपको एक माहौल में रखा हुआ था। जब आप दूसरे माहौल में जाते हैं तो आपको उस माहौल को अडेप्ट करना पड़ता है। हमने अडेप्टेबिलिटी नहीं सिखाई अपने बच्चों को। और इस पॉइंट के ऊपर मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहता हूं कि एक्चुअली अगर बात की जाए ना, हमने अपने बच्चों को जीतना सिखाया है सिर्फ। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा जीते, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। हमने अपने बच्चों को हारना ग्रेसफुली नहीं सिखाया। हम अपने बच्चों को अगर हारना सिखा देना ग्रेसफुली, हार जीत होती है। मैदान चाहे तालीम का हो चाहे स्पोर्ट्स का हो, मैदान में हार जीत होती है। हमें अपनी जब आप जीते हैं तस्लीम करना सिखाएं कि बेटा कोई बात नहीं, हार होती है। सेकेंडली ग्रेसफुली तस्लीम करना, और अपनी कमजोरियों को कैसे आपने एम्पावर करके आपने आगे बढ़ना है। ये स्टेप आपने कभी सिखाई नहीं, ना स्कूल में हम सिखा रहे हैं, ना हम अपने घर में सिखा रहे हैं। हम हर बंदा चाहता है मेरा बच्चा जीते, दौड़ लगी हुई है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, मेरी बच्ची थर्ड आ जाए, सेकंड आ जाए, मतलब पोडियम पे पहुंच जाए किसी तरह, बाय हुक और बाय क्रूक। इसकी वजह से पेपर भी आउट हो रहे हैं। आप देखें एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर भी आउट हो रहे हैं, मेडिकल आप देखें एमकेट के पेपर आउट हो रहे हैं। अजीब भेड़चाल है। भेड़चाल इसलिए लगी हुई है रेस, क्योंकि मैं अपने बच्चे को सिर्फ जीतता हुआ देखना चाहता हूं। भाई बच्चा हार क्यों नहीं सकता? अगर एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो 3 ही बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे ना, तो सारे तो फर्स्ट नहीं आ सकते। सिस्टम डिजाइन भी सिर्फ एक ही को आगे लाने के लिए है। सिस्टम, हाँ बिल्कुल ऐसी बात। तो इसके अंदर ना आप कैटेगरीज बना देते हैं। नहीं तो सॉरी मैं बात करती हूँ, मगर क्या हो जाएगा, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा या जमीन पर पड़ेगी अगर मेरा बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से नहीं आता? हमने ड्राइंग रूम में बैठ के शोखी भी तो मारनी है अपने कि मेरी बच्ची के माशाल्लाह आप जीपीए चेक करें 4, मेरे बेटे का 3.8, मेरी फला, हमने बड़कियां भी तो लगानी है ना बैठ के ड्राइंग रूम में। और सेकेंडली मेरा बच्चा फला ग्रामर स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा तुम्हारा यहाँ पढ़ रहा है, यही तो स्टेटस ने मरवा दिया हमको। तभी तो मैंने कहा बच्चों को हमने इस दौड़ पे लगा दिया, और बेसिकली वी वांट टू फील प्राउड ऑलवेज। बस हमें प्राउड फील करना है, चाहे हम उसके अब वो जो प्राउड फील करते करते बच्चों की एक शख्सियत डेवलप कर दी। जब वो बेचारी बच्ची किसी ससुराल में जाएगी तो वो उसी बेचारे नजरिए के तहत जाएगी। जब उस नजरिए के तहत जाएगी तो वो कहेगी सब मेरे ताबे हो जाएंगे। तो कैसे ताबे हो सकता है सर? प्रैक्टिकली हमने बच्चों को तरतीब ही नहीं दिया, उनकी ग्रोथ ही नहीं कराई हमने मेंटली। वो इसके ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है, बल्कि इसके ऊपर तो अलग टॉपिक रखना चाहिए, मैरिज और उसके मसाइल। अच्छा मैंने ना अपने ऑफिस में मैंने क्वेश्चनेयर बनाया हुआ, 63 क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ स्पाउस यू वांट। मैं क्या करता हूँ उसके अंदर मैं लड़का लड़की दोनों को वो क्वेश्चनेयर दे देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो उसके अंदर बच्चों को मैं सारे जो शादीशुदा या शादी करने के लिए हैं उनको, उसमें मेरे सामने जब मैं उनको स्टडी करता हूँ दोनों के, तो मुझे उनके पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नजर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि उसके अंदर एक सवाल मैंने दिया हुआ है कि आप कौन सी फैमिली में रहना चाहते हैं। एक कहता है न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हूँ, और एक कहता है मैं ज्वाइंट फैमिली में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता। तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो मेरे सामने ही आ गया। इसी तरह लड़की भी अर्न कर रही है, लड़का भी अर्न कर रहा है। मैं लड़की से भी सवाल करता हूँ, लड़के से भी कि तुम अपनी अर्निंग का कितने % अपनी बेगम को देने में राजी हो। तो वो बताता है कि भाई 10%, 20%।
उससे पूछता हूँ कि तुम कितना एक्सपेक्ट कर रही हो, वो एक्सपेक्ट करती है कि सारा मुझे देना, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर इसी तरह जब बेगम कमाती है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो उसमें से कितना तुम्हें शेयर देना चाहिए घर के एक्सपेंसेस के अंदर, तो वो अक्सर मर्द कहते हैं 50% तो शेयर देना चाहिए। बट शी वॉज थिंकिंग, वो कह रही है कि ये तो मेरा है, मैं खुद कमा रही हूँ, मैं किसी। अच्छा, ये बात अजीब है। हाँ। मर्द जब कमाएगा तो वो शेयरिंग करके खुश होता है। ये मैं नेचुरली बता रहा हूँ कि औरत जब कमाएगी ना, वो शेयर करके खुश नहीं है, वो कहती है इट्स ऑल माइन, इट्स ऑल माइन। इसके ऊपर एक मजाक की बात यह है कि मर्द जब अच्छा कमाने लगता है ना, वो कहता है यार मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, आई नीड अ सेकंड वाइफ। मैं सही बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली सच है। और जब और लड़की जब ज्यादा कमाने लगती है ना, तो मालूम है क्या कहती है, I don't need anyone. I don't need anyone. I even don't need a husband. मैं तो खुद ही बहुत बड़ी हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये एक ये मिथ है। और ये बात ये मगरबी सोच तो यही है, और वो हमारे अपना जीव हमारे यहाँ भी सरायत कर चुकी है। इसके मगरिब तो उसके रिपरकशंस झेल रहा है कि वहां पे जो चाइल्डलेसनेस है या फैमिली सिस्टम के ब्रेकडाउन होने की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं, उनकी जनरेशन जिसको भुगत रही है, यूरोप में से ज्यादा बुरा हाल है। सही है। और अब हमारे जो ईस्टर्न जो ममालिक हैं, यहाँ पर भी इस चीज का मसला आ रहा है। बहुत सारे लोग शायद हमारी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन दैट्स द रियलिटी, दैट्स नहीं, ये रियलिटी है। मैंने जैसे बताया ना कि 3 कल्चर्स हैं, एक है वेस्टर्न कल्चर, एक है ईस्टर्न कल्चर, एक है हमारा इस्लामिक कल्चर। हम जिस कल्चर में है ना, तो हमारा ना वेस्टर्न कल्चर है, ना ईस्टर्न है पूरा, ना हम इस्लामिक हैं पूरे। इस्लामिक कल्चर की डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग है। हमने उसको ईस्टर्न कल्चर के साथ मर्ज करने की कोशिश की है, ब्लेंड करने की, लेकिन वो हमसे हुआ नहीं। और बीच में अब आ गया वेस्टर्न कल्चर। तो अब जो ब्लेंड बना है ना, ईस्टर्न, वेस्टर्न और इस्लामिक का मिलकर, वो एक अजीब सी फिगर दे रहा है। मिसाल दे रहा हूँ कि बच्चियों ने टाइट जीन्स की पैंट्स पहनी हुई या शर्ट पहनी, ऊपर हिजाब किया हुआ है। वो बेचारी क्लियर ही नहीं है कि ऊपर वो इस्लामिक कल्चर को मेंटेन कर रही है कि हिजाब किया हुआ है, लेकिन बाकी जो खदोखाल है वो सब वाजे। इसी तरह मर्दों के साथ भी मसाइल हैं। तो हम लोग बेसिकली डिफाइन ही नहीं कर सके अभी तक बड़े सगीर के अंदर कि हमने किस कल्चर को फॉलो करना है। हम कुछ कंफ्यूज हो गए, वेरी कंफ्यूज्ड। अब इसके लिए कहाँ, अभी आपने जैसे गुफ्तगू के आगाज में ये बात की कि बच्चियां आती हैं, उनको अडेप्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है, मान लिया। अब कुछ लोगों का जो राय इसमें आएगी, वो ये कहेंगे कि क्यों लड़की को ही क्यों अडॉप्ट करना है, अडेप्ट करना है। बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। अडेप्ट उसको करना है जो उस एनवायरनमेंट में जाता है। देखें, इसके अंदर हम एनवायरनमेंट में भी हम पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या कहती है कि इकोलॉजिकल सिस्टम एक डेवलप कर लेते हैं, जो मतलब हमारे जो इर्द गिर्द जो बायोलॉजिकल सिस्टम सारा एग्जिस्ट करता है ना, वो एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लेता है। हम उसके अंदर रहने के आदी हो जाते हैं। सही। जब एक बाहर से एक कोई इंट्रूडर या कोई भी एलिमेंट आता है ना, तो उसको उसके अंदर अडेप्ट करेगा वो, वरना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे बर्फानी इलाके के अंदर एक लोग रहते हैं, बर्फानी इलाके के अंदर एक लोग रहते हैं, उनको आदत है उस बर्फानी इलाके के अंदर रहने की, उन्होंने अडेप्ट किया हुआ उस माहौल को, वो उसमें अडेप्ट। हम एक कराची या जैकबाबाद की लड़की जिसने कभी बर्फ और ठंड देखी नहीं, उसको उठा के जाके हम बर्फानी इलाके में ब्याह देते हैं। अब बताइए कि बर्फानी इलाका गर्म तो नहीं हो सकता, तो उस बच्ची को ही गर्म कपड़े या ऐसा लिबास कुछ पहनना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा उस सर्दी को, उस बच्ची को अडेप्ट करना पड़ेगा। पूरा हम एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते। छोटी सी बात है कि जब आप अपनी बच्चियों का रिश्ता करते हो ना, तो आप सिर्फ ये ना देखो कि लड़का क्या कमा रहा है, हम लोग उसे कमाई देखते हैं। आप देखें, उनकी फैमिली से मिलें कि एडेप्टेबिलिटी होगी। हमने बच्ची को जिन इक़्तिदार के ऊपर परवरिश की है, जिस तरह हमने उसको फैसिलिटेट किया है, क्या जिस घर में वो जा रही है उसके अंदर वो सरवाइव कर सकेगी। मिसाल के तौर पर एक मीठे पानी की मछली है, मैंने खारे पानी में उसको डाल दिया, क्या वो सरवाइव करेगी? मर जाएगी। हम ये कर रहे हैं, हमारी बच्चियां अगर मीठे पानी की मछलियां हैं, हम उनको खारे पानी में डाल रहे हैं। अगर हम खारे पानी की मछली हैं, तो उसको मीठे पानी में डाल रहे हैं। एडेप्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। डिवोर्सेज हो रही हैं, खुला आ रही हैं 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने के बाद मेरे पास केसेस आते हैं, शादी को 3 महीने हुए हैं डिवोर्स के लिए आ रहे हैं, 6 महीने हुए हैं डिवोर्स के लिए आ रहे हैं, अभी पहला बच्चा पैदा हुआ है डिवोर्स के लिए आ रहे हैं कि नहीं भी मैं इसका। क्यों? हमने बच्चे को ब्याहने से पहले एडेप्टेबिलिटी चेक नहीं की कि आया जिस माहौल में हम बच्ची को वो उस माहौल में रहने की आदी भी है। एडेप्टेबिलिटी के ऊपर मैं अगर बात करूं ना, मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस की मिसालें हैं प्रैक्टिकली।
मैं आपको मिसालें दूंगा, मतलब आप सोचेंगे यार ये तो इस पहलू को तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अगर मैं आपको मिसाल दे के समझाना चाहूँ तो मेरे पास जो मुख्तलिफ केसेस आए, मतलब अजीब केसेस ये आए। मेरे पास एक बच्ची का केस आया, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, सिर्फ हवाला दे रहा हूँ आपको। वो IBA ग्रेजुएट थी, IBA ग्रेजुएट बच्ची, लड़का NED का ग्रेजुएट, मतलब दोनों हाईली क्वालिफाइड बच्चा बच्ची। कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकी दोनों की। क्यों? लड़का IT के साथ ताल्लुक रखता था, IT उसने पास पूरा वीक उसका बहुत बिजी होता था, और वो थोड़ा इस्लाम, अच्छा बच्ची भी माशाल्लाह तहज्जुद गुजार, बच्चा भी 5 वक्त का नमाजी, मतलब दीन के हवाले से भी दोनों ओके। इशू बड़ा मजेदार है, आप सुनेंगी तो आप बोलेंगे एडेप्टेबिलिटी की जो मैं बात। बच्ची की शिकायत ये थी कि ये बंदा मुझे कभी मैकडॉनल्ड्स नहीं लेके गया, KFC नहीं लेके गया, पिज्जा हट नहीं लेके गया, शॉपिंग करने के लिए भी कहीं लेके नहीं जाता। जो भी चीज होती है, क्योंकि वो IT का बंदा तो ऑनलाइन ऑर्डर करता था, घर पे आ जाए, हर चीज वो ऑर्डर करता था, घर पे आ जाती थी। सैटरडे संडे उसके पास ऑफ होता था, वो कहता था मैं क्या करूं यार, मेरे पास एक दिन सोने का होता है, सैटरडे संडे को ये कहती है कि मम्मा के घर जाना है, तो मैं तो नहीं बैठ सकता इतनी देर, तो मेरा अपना भी सर्कल होता है। तो कंपेटेबिलिटी नहीं बनी, सैटरडे संडे की लड़ाई, फिर वो पूरे हफ्ते का मूड खराब, ये वो करते करते वो इस नतीजे बच्ची भी पैदा हो गई इसी असना में उनकी, नहीं बनी। मुझे माजरत के साथ हंसी इसलिए आई थी, मेरे मियाँ IT से बिलोंग करते हैं, हाँ, प्रोग्रामिंग। सुबह अगर 8 बजे नाश्ते के बाद वो बैठेंगे तो रात 8 बजे उठते हैं, पता ही नहीं चलता किधर होते हैं। हाँ, तो बात करो वो यही लड़का यही कह रहा था यार, मैं प्रोग्रामिंग में जब फंसा हुआ होता हूँ ना, प्रोग्रामर्स जो IT वाले बंदे होते हैं ना, वो किसी और दुनिया में निकल जाते हैं। लेकिन देखिए अब जब आप अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, आप कोई ये तो नहीं है कि आप मैट्रिक पास थी कि आपको कल IBA ग्रेजुएट है आप, आपने उस बंदे के साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं समझा कि ये कितना टाइम जैसा, ये सारी चीजों को आपने पहले जज करना है। इन सारी चीजों को आप पहले जज कर लें कि आया मेरा इसके साथ गुजारा है भी कि नहीं है, ये मुझे क्या। लेकिन हमने तो बनाया हुआ कि नहीं, जब तक निकाह नहीं हो जाएगा लड़का लड़की को बात करने नहीं देनी, ये नहीं करने देना, उनका माशरा अलग हमारा, वो भाई गपशप मारने दो, मिलने दो, बात करें, पता चल जाएगा कि यार मैं। अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मैं आपको एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं बल्कि, उनका किस्सा है लव मैरिज। लोग बोलते हैं ना लव मैरिज में ब्रेक, मैं वो ब्रेक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उनका इशू बता रहा हूँ, बड़ा अजीब अजीब से इश्यूज मैं बताता हूँ, एडेप्टेबिलिटी के ऊपर बता रहा हूँ। वो इकलौता बच्चा माँ बाप का था, लव मैरिज की उसने, बहुत शदीद लव, घर वाले भी मान गए, इकलौता बच्चा जी, बड़ी हंसी खुशी शादी हो गई। शादी के 2 महीने के बाद वो मेरे पास आता है, ये सबसे, मैंने बोला खैर है, मुंह लटकाया, बोला यार एक ऐसा इशू लेके आया हूँ आपके पास, समझ नहीं आ रहा किससे डिस्कस करूं, तो आई थॉट के आपसे डिस्कस करूंगा, आप मुझे शायद कोई इसका सोल्यूशन दें। मैंने मसला क्या है, तो सोल्यूशन उसका, आपका पहले उसकी प्रॉब्लम सुने। उसने बोला यार शानी भाई, मैं इकलौता माँ बाप का बच्चा हूँ, मैंने अपना कभी रूम शेयर नहीं किया किसी के साथ। मैंने गुड। मैंने अपना बाथरूम कभी शेयर नहीं किया किसी के साथ। मैंने गुड। मेरा बाथरूम में जाता हूँ, सोप गीला होता है तो मुझे ना पारा चढ़ जाता है कि कौन यूज करके चला गया मेरा। अब जाहिर बात है मियाँ बीवी दोनों है तो बाथरूम भी शेयर कर रहे हैं, बेडरूम भी शेयर कर रहे हैं। तो कह रहे यार मैं इस तरह की कश्मकश में हूं कि यार मुझे कभी रात के किसी पहर आंख खुले तो मुझे अजीब सा लगता है कि वाई शी इज लाइंग विद मी हियर। ये अपने कमरे में जाए ना, मतलब दिमाग में बता रहा हूँ कि शैतान या जो भी कह रहे। बाथरूम में मैं जाता हूँ, मेरे से पहले अगर वो बाथरूम यूज कर लेती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, यार क्या यार गीला करके आ गई सारा बाथरूम। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज के बाथरूम यूज कर लिया, या मैं बाथरूम की चप्पल जब पहनता हूँ गीली होती है ना शानी भाई, मुझे ना बड़ी कोफ्त होती है, मुझे गुस्सा आता है और मुझे पता है कि करना। लेकिन उस बेचारे ने क्या करे वो कि उसने कभी शेयर ही नहीं की थी जिंदगी में कोई चीज, ना रूम, ना वॉशरूम, ना टॉवल, ना ऐसी चीज। अब वो बेचारा, फिर मैंने उसको बताया कि बेटा जिंदगी में अडेप्टेबिलिटी करनी पड़ती है, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे तब जिंदगी खुद। लव मैरिज है, डाइंग फॉर ईच अदर कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन जब साथ रहना शुरू किया तो बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल। एक आई बॉडी ऑर्डर का मसला। अब मर्द बेचारा मेहनत करके आया, उसको अंदाजा होना चाहिए कि यार मुझे अपनी हाइजीन का ख्याल करना है। ये बॉडी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मर्द ख्याल ही नहीं करते। अब सिगरेट पी के आ रहे हैं तो वो बस, अब वो इनको ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं किया भाई कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं। अगर आपने अपनी बेगम के पास जाना है या बेगम ने शौहर के पास जाना है, तो वो किचन में काम कर रही है, पोछे लगा रही है तो बदबू आ रही है, ऑब्वियसली करना। लेकिन आप
उसके बाद अपनी हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी चीज है जो बोलता कोई नहीं है। यानी ये तो पहले घर में ट्रेनिंग दी जाती थी। कौन दे रहा है ट्रेनिंग? चलिए मुझे आप अपनी फैमिली में बताएंगे कौन बड़ी औरतें हैं, ये कौन ट्रेनिंग दे रहा है? यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हमारे बच्चों को। अच्छा, हमारे अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है डिओड्रेंट का, मारा और बस सारी स्मेल का हल। वो तो सिर्फ बाहर जाते हुए मारते हैं। हाँ, मेरा ये कहने का मकसद है कि देखें, अगर आप डिओड्रेंट भी यूज कर रहे हैं तो आपके पसीना और डिओड्रेंट मिलके भी एक स्मेल बनाते हैं। मे बी अगले वाले बंदे को वो भी पसंद ना हो। तो ये सारे इतने ऐसे टिपिकल इश्यूज हैं, छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, they add up। अच्छा, आप एक चीज नोट करें कि जब आपका वॉशरूम, एक तो होता है ना जो आपके हस्बैंड और आप यूज कर रहे हैं तो एक आप दो अडेप्ट कर लेते हैं, तीसरा बंदा कोई जब आपका वॉशरूम यूज करके, तो उसकी एक स्मेल होती है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती कि यार कौन कर गया इस्तेमाल मेरा वॉशरूम। तो ये चीजें हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से शादियां टूटती हैं, मैरिज। और अच्छा, ये स्टैकिंग हो रही होती है, ये एक वजह इसकी वजह से नहीं टूट जाती है, स्टैकिंग होती है मुख्तलिफ। उन स्टैकिंग्स की वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि वो कहते हैं नहीं वी कांट लिव विद ईच अदर। मैं आपको एक बड़ा अलग सा किस्सा सुनाऊं। किस्से तो मेरे पास बहुत है केसेस के। एक बच्ची की शादी 2 महीने बाद वो डिवोर्स हो गई, मतलब करवाई खुला। इशू क्या था कि घर में उसने कुकिंग के लिए गोश्त प्रेशर कुकर में डाला, मिनरल वाटर की बोतल उठाई और उठा के प्रेशर कुकर में डालना शुरू कर दी कि गोश्त को गलाना है। सास साहिबा आई, उन्होंने कहा कि बेटा अगर आपने गोश्त ही गलाना है तो टैप वाटर यूज कर लें, तो प्रेशर कुकर में तो क्या, हम ये काम नहीं करते, हमारे घर में तो मिनरल वाटर से ही गोश्त। वहां पे आ गया कॉन्फ्लिक्ट। अब बच्ची ने भी थोड़ा सा रूडली कहा, माँ ने उसको और मसाले लगा के बेटे को शाम को आया बता दिया। बेटे की आना का मसला हो कि तुमने मेरी माँ से इस लहजे में बात कैसे की। दोनों में गर्मा गर्मी उसने बेटे ने झापड़ लगा दिया। जैसे ही उसको लड़की को मारा कि हाउ डे यू टच मी, उसने अपने भाई को और बाप को फोन किया। अच्छा, भाई और बाप ने मामले की नजाकत को नहीं देखा, समझा नहीं कि मामला क्या हुआ। उसने आते ही दामाद को कूट दिया, सास को धक्का दिया, वो माहौल इतना खराब हो गया कि डिवोर्स हो गई। 2 महीने हुए थे शादी को। मेरा जहेज का सामान वापस करो, मेरा ये वापस करो। इस तरह के इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शादियां करने से पहले अडेप्टेबिलिटी का ख्याल ही नहीं कर रहे कि यार इनके माहौल में हमारा बच्चा एडजस्ट भी होगा कि नहीं होगा। ये तो शिद्दत पसंद ही हो गए, ऐसे ही हो गए हम सब शिद्दत पसंद। मेरा ये मानना है कि अगर बच्ची आप अपने घर में लाना चाहते हैं, उसकी नफासत और तहजीब को देखना है। आप बोलो बच्चे कुछ भी नहीं देखना, तुम्हारी कबर्ड खोल के देखनी है, वार्डरोब। वो बच्ची जो है ना पूरा एक्सरे आ जाएगा उसकी वार्डरोब को देख के। हाँ, उसका वॉशरूम भी देख, वॉशरूम और उसका वार्डरोब। बच्ची का पूरा आएगा कि भाई ये सलीके वाली है कि नहीं है। एक चीज बेटे को देखना है, लड़के के लिए लड़के के दोस्तों से जरूर मिलो आप। कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। लेडी के बारे में नहीं कहा, A man is known by the company he keeps। किन लड़कों में उठ रहा बैठ रहा है वो। सही। आप उसके 4-5 दोस्तों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, उसको तो छोड़ दो, वो तो शुगर कोटिंग होगी मिलेगा ना आपको, तो बेस्ट दिखाएंगे। हाँ, तो आप उसके दोस्तों से मिलोगे, बेटा तुम्हारी कंपनी कैसी है, उससे मिलो, पता चल जाएगा। लड़की को देखना है तो उसके वार्डरोब पे चले जाओ, वॉशरूम पे चले जाओ। ये मेरा असेसमेंट है। आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले ये बात हमने अपने बुजुर्गों से सुनी थी कि घर पे रिश्ता जहाँ आप लेके जा रहे हैं उनका किचन और वॉशरूम जरूर चेक करना। सलीके का पता चलता है, सलीके का पता चलता है, और रैंडम आप सरप्राइज विजिट। अच्छा, मुझे ये याद पड़ता है जब हम बच्चे थे तो छुट्टियां आती थी गर्मियों की, तो हम कभी खाला के यहाँ रहने जा रहे हैं, कभी मामू की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली तरबियत हो रही है तो उनके घरों के माहौल अलग होते हैं, अडेप्टेशन हो रही है, तरबियत हो रही है, माहौल चेंज होता है तो कैसे एक्ट करना है, कैसे खाता है, कोई किसी वक्त खाता है, कहीं लेटने का इंतजाम, गद्दे बिछ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो एक अनजानी ट्रेनिंग हमारी हो रही होती। अब मैंने देखा है वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी और के घर, प्राइवेसी लग गई ना। हाँ। अब देखे ना, अब मसला ये है कि हर बंदे ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। हमारे माशरे में अगर आप गौर करते हैं, मैंने तो बड़ा गौर किया, मैं तो बड़ा अफसुर्दा हूं इसकी वजह से, हमारी सोच मेरी बीवी मेरे बच्चे से ऊपर है ही नहीं। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बहुत मैक्सिमम है तो मेरे माँ बाप। नोबडी इज केयरिंग कि मेरे भाई के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, नोबडी इज केयरिंग कि मेरी बहन के बच्चे तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे या उनकी एजुकेशन में कोई रुकावट है तो क्यों है। कोई नहीं बोल रहा कि मेरी खाला के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो जो फैमिली स्ट्रक्चर था हमारा वो खत्म हो चुका।
अब कहीं शादी विवाह की तकरीबात में भी मिलते हैं तो मुकाबला लगा हुआ है कि तुम्हारी बेटी ने इतने लाख का ड्रेस पहना, मेरी बेटी ने इतने हजार का ड्रेस पहना, फला ने पहना, फला की ज्वेलरी देखी थी, फला के जूते देखे थे, ये मुकाबला लगा हुआ है। जब तक हम इस कार्टेल को नहीं तोड़ेंगे, हम लोग जो मतलूबा रिजल्ट जो हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं हासिल होंगे। हम दौड़ लगी हुई। आपको क्या लगता है कि कब हम, ये जो नई जनरेशन आ रही है, हम आप उस दौर से हैं जहां हमने अपने ननियाल ददियाल दोनों साइड के रिलेटिव्स को देखा, उनके यहाँ रहे जाकर, वो बड़े घर, बिल्कुल ऐसे, और लिविंग रूम में बिस्तर लगना, नाश्ते जो है सबको एक ही नाश्ता मिल रहा है, बिल्कुल नखरे नहीं है कोई। अब हमें पूछना पड़ता है, कोई रहने बेटे आप क्या खाएंगे, बेटे आप क्या, हर एक अलग वो मामला है, ठीक है, वरना तो एक नाश्ता बन रहा है, सबने वही खाना है। हमने तो अपनी मुमानियों को देखा कि वो बैठ के पराठे बना रही हैं और सब प्लेट लेके खड़े हैं, बस एक एक पराठा मिलता जा रहा है। जब हमने, बचपन में भूख ज्यादा लगती है, हमने खा लिया, अब हम बैठे रहे कि दूसरा पराठा आएगा तो फिर हम ऐसे ही था, ऐसे पहले उसकी बारी। तो मतलब ये जो नज़्म, थोड़ा सा बर्दाश्त और सब्र, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा। ये ट्रेनिंग का हिस्सा था आपकी, इन चीजों ने आपको ट्रेन किया है। कहीं रहने जा रहे हैं तो कमोड है, कहीं जा रहे हैं तो WC अकोमोडेट कर रहे हैं, शोरबा पतला है या शोरबा गाढ़ा है या चावल ऐसा है, ये सब हम गुजर गए इन चीजों से और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन शायद आज हम भी अपने बच्चों को उस तरह की नहीं दे पाए। बिल्कुल सही कि जहाँ वो चीज, लेकिन इसका हल क्या होगा? जी वही मैं कह रहा हूँ, ये सारी थी प्रॉब्लम्स। अब अगर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमें बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने जो कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जैसे अपनी बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि आप लोग एक तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत जल्दी ना करें, मतलब फौरन से बेबी प्लान ना करें। अगर बच्चा बच्ची जो है वो करते हैं तो एटलीस्ट 1 साल 2 साल वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहें, निकाह करें। मैं नहीं कहता कि एक लिविंग रिलेशनशिप विदाउट निकाह करें, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन एक निकाह करें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। रुखसती बेशक ना करें, आप मिले एक दूसरे के घर जाएं, साथ दावतों पे जाएं, अपने अहबाब के साथ अपनी खालाओं के पास लड़की को लेके जाओ, लड़की आपको अपनी दावतों में बुलाए, तो आप दोनों एज ए कपल जरूर मूव करो और उससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी खानदान की वैल्यूज क्या हैं और आपकी आया आप अडेप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सब खुल के आ जाएगा। 1.5-2 साल बहुत ज्यादा होता है, अरसा होता है एक दूसरे को समझने के लिए। देन गो फॉर द मैरिज, इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। बहुत रेयर चांस होगा कि वो कामयाब ना हो, क्योंकि आप एक दूसरे को काफी लंबा टाइम देते हो एक दूसरे के साथ। अच्छा, लोगों को जो खौफ है वो ये है कि यार 6 महीने बाद इनको खत लगा या 1 साल बाद लगा कि नहीं है तो क्या हुआ, उस वक्त तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उस तो कोई नुकसान नहीं हुआ, रुखसती तो अभी आपने की नहीं है, कोई बात नहीं। हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने बताया ना मैरिज के बाद ही पता चलती हैं, जब तक कहते हैं ना राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो वो तो जब साथ रहते हैं तो बात ही पता है। लेकिन फिर भी फार बेटर चीजें आएंगी। यहाँ पे मैं आपके साथ कॉस्मेटिकली 1 घंटा 2 घंटे 1 महीना 2 महीने में आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ सकता हूँ, 1 साल तक नहीं पेश आ सकता। मैं अंदर का जो मैं है वो निकल आएगा बाहर किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी ईद के मौके पे, किसी और किसी इवेंट के ऊपर। बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये आदत होती है या पता नहीं किसी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, उनको होता है कि मैं किसी महफिल में जाऊं तो मुझे इंपॉर्टेंस दी जाए, बीइंग ए दामाद। मतलब मैं बैठा हूं यार, तुम्हारे भाई ने तो मुझे सही तरीके से पूछा भी नहीं, तुम्हारी भाभी ने तो मुझे, अब ये चीजें ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगी जब वो तकरीबात में आपके पास आएगा। सेकेंडली, आप दामादों को अक्सर देखेंगे कि वो आएंगे और वो इंतजार करेंगे कि उनको परोस दिया जाए खाना, मतलब वो इतनी भी जहमत नहीं करेंगे कि प्लेट उठा के खुद से ले लें। तो आपको पता तो चलेगा ना कि इसकी शख्सियत कैसी है। कुछ लोग इतने आपको डाउन टू अर्थ मिलेंगे, मिलियनर्स हैं, मैं जानता हूं, बड़ा पैसा है उनके बाप के पास, लेकिन वो प्लेट भी खुद उठाते हैं, बल्कि आपसे पूछेंगे कि मैं आपको आज देखें। ये चीजें तरबियत हैं। तो हमको बच्चों को यही सिखाना है और इसके लिए जरूरी है कि इंटरेक्ट करें बच्चे, करने दें। एक मतलब एक कानूनी लिविंग रिलेशनशिप में अगर बच्चे रहना चाहते हैं तो क्यों ना रहें। अच्छा, अब एक सवाल मेरे जहन में मेल पर्सपेक्टिव से भी है। लड़के अक्सर ये कहते हैं कि कॉलेज तक तो हमें कहा जा रहा होता है, इतने अम्मी अब्बा प्रोटेक्टिव होते हैं, नहीं और मेल कॉलेज में जाना है, स्कूलिंग के ऊपर भी के सेग्रीगेशन है कि नहीं है, लड़कियां साथ तो नहीं है, ठीक है। और जैसे ही हम यूनिवर्सिटीज में आके कहीं इंटर्नशिप, अच्छा मुझे कोई पसंद है तो बता दो, इंटरेक्शन का मौका मिला नहीं किसी भी लड़की के साथ, तो पसंद किसको करेंगे?
अक्सर बच्चों की शिकायतें मेरे पास आती हैं, मतलब दिल की बात, शिकायत तो मैं नहीं करूंगी। अभी तक तो हमें सख्त हुक्म था कि जी ये यहाँ मुलाकात नहीं, किसका फोन आ रहा है, किससे बात कर रहे हो, ये कौन है, ये किसका मैसेज है, इतनी सख्त हमारे ऊपर स्क्रूटनी थी। अब अचानक अम्मी पूछना शुरू हो गई बड़े प्यार से, तुम्हें पसंद तो बताओ। क्यों, पसंद करने का तो टाइम ही नहीं मिला मुझे तो पसंद क्या, बात करने का मौका नहीं मिला, तो मैं पसंद क्या बताऊं। तो एक दबी सी ये परेशानी मेल वर्जन से भी आती है कि कहीं इंटरैक्ट तो हो, हमारा इंटरैक्शन तो हो, कुछ बात तो हो, तो हम अपनी पसंद बताएं ना। देखिए, बात दो किस्म के हमारे पास सोचें प्रिवेल कर रही हैं। हाँ। एक सोच ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए, हम इसको माइंड नहीं करते कि इफ माई सन इज हैविंग सम गर्लफ्रेंड्स, तो मैं उसको माइंड नहीं करता, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, यार ठीक है यार, लड़कों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं ये वो। और एक वो है जो आपने केस बताया कि इंटर तक तो बच्चे को बॉयज में रखा और जब यूनिवर्सिटी में गया तो फिर अच्छा, दोनों केसेस के अंदर मसला एक ये आता है कि जो दोनों की केसेस में हम बच्चों की तरबियत फिर गलत कर रहे हैं। हमने मेल फीमेल इंटरेक्शन को एक टैबू बनाया हुआ है। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी कि लड़का लड़की का इंटरेक्शन हो गया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, और जब तक यूनिवर्सिटी नहीं जाते, ये समझदार नहीं होते, तो उस वक्त तक इनको आपस में इंटरेक्ट नहीं कराना। तो भाई फिर एक फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फैमिली स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है कि पहली बात हो कि टैबू जो इज्म है ये खत्म हो, कि लड़का लड़की का इंटरेक्शन होना या बातचीत करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। सही है, डिस्कशन चल रहा है। अगर कोई आपकी बेटी भी है या आपका बेटा भी है, अगर वो एक तमीज के दायरे में रह के अपनी क्लास फेलोज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, इट्स फाइन इनफ। लेकिन अगर जाहिर बात है हर चीज और तहजीब के एक तकाजे होते हैं, उनको बाला ताक रख के वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं और कुछ, ऑब्वियसली कोई भी पसंद नहीं करेगा हमारे कल्चर में तो कम। तो आपने जिस तरह खवातीन के ऊपर, बेटियों के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, इसी तरह बेटों पे भी पाबंदी लगाएं। ये कोई फखर की बात नहीं है कि आपके बेटे की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, ये कोई फखर की बात नहीं है। जैसे ये फखर की बात नहीं है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। तो सेम है, हम इस चीज के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि हमने बेसिकली 2 लॉज बनाए, बेटों के लिए अलग कानून, बेटियों के लिए अलग कानून। बेटा अगर गर्लफ्रेंड 2-3 दोस्तें हैं उसकी, तो हम उसको बहुत वेलकम करते हैं कि हाँ वो मेरे बेटे की दोस्तें हैं। बेटे के दोस्त आ जाएं, बेटी के दोस्त आ जाएं, तो चेहरा स्याह पड़ जाता है, मुशरिकीन मक्का बन जाते हैं, बस अजीब के भाई कौन है ये, तुम इसके साथ कैसे आई है, इसको टैबू बनाया हुआ। अब आप देखें कि आपकी बच्चियां प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर रही हैं, MBA कर रही हैं, BBA कर रही हैं, मेडिसिन कर रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो मुझे बताएं कि जो मरीज आएंगे डॉक्टर के पास, वो क्या सारी फीमेल आएंगी? मेरी बेटी अब MBBS कर रही है, तो उसके बाद तो मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगी, तो वो जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगी, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मर्द के साथ बात करना या लड़के के साथ बात करना इतना बड़ा टैबू क्यों है? नहीं होना चाहिए। जब वो मुख्तलिफ लड़कों के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो वो उन्हीं के साथ मिलकर उसको अंदाजा होगा कि इस ट्रेड के बंदे के साथ मेरा गुजारा है और इस ट्रेड के बंदे के साथ मेरा गुजारा नहीं है। पर्सनैलिटी टाइप्स भी सामने आएंगी ना, बिल्कुल आएंगे कि कौन जो है उससे किस हद तक, जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगी कैसे पता चलेगा किसको किस हद पे रखना है। यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ, आप डिसाइड कर रही हैं कि मेरे बच्चे के लिए लड़की कौन सी होनी चाहिए, मेरे बच्चे बेटी के लिए लड़का कौन सा होना चाहिए। भाई व्हाई यू आर डिसाइडिंग? दे हैव टू लिव देयर लाइफ, लेट देम डिसाइड देयर लाइफ। वो जो भी डिसाइड कर रहे हैं, आप उनके प्लस और माइनस बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी बेटी एक लड़के को पसंद करती है, वो लेके आती है, उसको अच्छे तरह रीजनेबल तरीके से मेरे सामने, मैं अपने जो बीइंग ए फादर, जो मेरी रिजर्वेशंस हैं रिगार्डिंग फ्यूचर होगी ना, एज ए फादर तो मैं देखूंगा मेरी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है। सबसे पहले मैं फैमिली के बारे में पूछूंगा, क्योंकि जिस फैमिली में उसने जुड़ना है वो फैमिली की वैल्यूज ऐसी हैं कि मेरी घर की वैल्यूज के साथ कंपैटिबल है, बिल्कुल फर्क तो नहीं है। दूसरा मैं देखूंगा कि फाइनेंशियली उसका स्कोप क्या है या उसका फ्यूचर क्या है लड़के का, मैं उसको तो डिस्कस करूंगा ना। अब लड़का जो आ रहा है उसको कम से कम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी एजुकेशन ये है सर, आई एम गोइंग टू, और मैं अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। मेरा तो अक्सर जो लड़के लड़कियां आते हैं मेरे पास, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि 10 साल बाद बेटा अपने आप को कहाँ देखते हो? तो अक्सर लोग बोलते हैं मैं ये कर लूंगा। मैंने बोला पाथ नहीं पता किसी को कैसे करना है। हर बंदा बिल गेट्स बनना चाहता है, भैया बेटा बिल गेट्स बनना है तो बिल गेट्स बनोगे कैसे, वो नहीं पता। मैं कहता हूँ बेटा मुझे ये बताओ कि 10 साल बाद कहाँ होगे, उसका पाथ क्या है, जरा ड्रॉ करो पाथ या बताओ मुझे। तो पाथ क्लियर होना चाहिए।
अगर एक लड़का है, उसके अंदर पोटेंशियल है, तालीम याफ्ता है, बात क्लियर है, फिलहाल उसके पास फाइनेंशियल इतनी अच्छी नहीं भी है, तो उसका फ्यूचर क्लियर है, आप उसको अपनी बेटी जरूर दीजिए। हम क्या देखते हैं, हमें चाहिए एस्टेब्लिश्ड लड़का, एस्टेब्लिश लड़का चाहिए ताकि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भाई जो एस्टेब्लिश लड़का होगा 25-26 साल के अंदर, वो अपने बाप की वजह से एस्टेब्लिश होगा। तो बेसिकली रिश्ता आप अपने उसके बाप को दे रहे हैं, उसको तो दे नहीं रहे। अब वो जो लड़का जिसको सिल्वर स्पून पे रख के चीजें मिल गई, उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ी, उसके अंदर हार्ड वर्किंग है ही नहीं, उसको तो पका पकाया बाप की तरफ से मिल गया है। अब वो क्या कर रहा है, वो एफर्ट की ही नहीं है उसने जिंदगी में, थोड़ी सी कोई मुसीबत आएगी उसके हाथों फूल जाएंगे, क्योंकि उसने एफर्ट की नहीं है जिंदगी में। इसके ऊपर मुझे एक बड़ी अच्छी बात आ गई, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी, लोगों को बताता हूँ कि मैंने जिंदगी के अंदर हमेशा जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको जिंदगी की दौड़ में कामयाब देखा, और जो एकेडमिक्स में टॉपर्स होते हैं ना, वो जिंदगी की दौड़ में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह एक, उसकी बड़ी प्यारी वजह, जो टॉपर होता है ना, उसको जीतने की आदत होती है। वो साल के शुरू से मेहनत कर रहा होता है कि मुझसे कोई लेक्चर मिस ना हो जाए, वो नोट्स बना रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है, उसने हर चीज एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर करके, तो इट्स अ गुड हैबिट, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा। लेकिन उसने जो है ना, कभी वो जो सिचुएशन होती है ना, जो वार सिचुएशन, उसको हैंडल नहीं किया होता। उसने हर चीज प्रिपेयर, एग्जाम से पहले उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, नोट्स कंप्लीट है, असाइनमेंट्स कंप्लीट है। अच्छा, वो जो बेचारा बैक बेंचर है ना, उसके पास कितना है, गलती की गुंजाइश को ना, उसको पता है कि मेरे पास ये 1.5 महीना 2 महीना बचा है, मुझे जान मार के पढ़ना है, गलती की तो मैं फेल हो जाऊंगा। डू एंड डाई वाली बात, डू एंड डाई वाली बात है। उसके पास गलती की, वो सारी जिंदगी उसने डू एंड डाई खेला है, पूरा साल पढ़ता नहीं है। वो क्या करता है, उसको वार सिचुएशन को हैंडल करना आता है, क्योंकि उसने प्रेशर शुरू से लिया हुआ है कि यार 2 महीने में पढ़ना, नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा। तो हमेशा वार सिचुएशन में रहा है वो। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, उसके पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको आदत होती है वो प्रेशर लेने की, क्योंकि वो हर साल एग्जाम से पहले वो प्रेशर लिया होता है उसने। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसने वो प्रेशर ही नहीं लिया जिंदगी में, उसकी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वार सिचुएशन आती है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो फेल हो जाता है वहां पे प्रैक्टिकल लाइफ में। और ये जो बेचारा बैक बेंचर होता है, उसको इतने प्यार से हैंडल करके निकल जाता है, ओहो, इसको तो, जिसको हम लोग अपनी जबान में जुगाड़ कहते हैं, तो उसने जुगाड़े करके जिंदगी, तो दोनों चीजें अच्छी हैं, मतलब एतदाल होना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो बैक बेंचर्स कामयाब नजर आते हैं, वो इसकी वजह ये है कि उन्होंने हमेशा वार सिचुएशंस हैंडल की होती हैं। हम अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी बात कर रहे थे कि हमने अपने बच्चों को भी और अपनी बच्चियों को भी सिर्फ जीतना सिखाया है। तो हार क्यों जरूरी है? हार इस, देखें, हार पार्ट ऑफ लाइफ है। हमने हार को इतना कोई बुरा समझ लिया है, स्टिग्मा लगा दिया, पता नहीं हार गए तो। मैं आपको भी, मैं पिछले दिनों ताबिश हाशमी साहब हैं हमारे, वो आज के, मैं उनकी वो एक इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ी प्यारी बात की उसने, वो सर सैयद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। आपको पता है कि ताबिश हाशमी इंटर में फेल हो गए थे, मैथ्स के पेपर में रह गए थे। मैथ्स के पेपर में रह गए तो ऑब्वियसली जब मैथ्स के पेपर में इंटर में रह गए तो किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो सकता था। सप्लीमेंट्री, उनके वालिद साहब ने कह रहे ताल्लुकात इस्तेमाल करके चेक किया तो पता चला कि उनका पर्चा चेंज हो गया था, 26 नंबर आए थे उनके 100 में से। तो किसी ने उनकी जो कॉपी थी, आंसर शीट, वो चेंज कर दी थी, और इनकी उन्होंने देख के कहा ये मेरे जवाब ही नहीं है, तो मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है, तो मेरी कॉपी नहीं है। तो उनके वालिद साहब ने उनको सप्लीमेंट्री में अपीयर कराया, वो सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए। तो पक्का हो गया कि ये तो बिल्कुल बच्चा जो है ना हमारा बिल्कुल फारिग है। तो वो कह रहे हैं मेरे पास, मैं बड़ा डिमोरलाइज हो गया, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि बेटा खुद अपनी मेहनत से पास करो। कह रहे मैं अब अगला जो साल एनुअल में मैंने मैथ्स पढ़ना था, मैंने इतनी मेहनत की, इंटर के पेपर के एग्जाम में मैथ्स के 98 नंबर लिए उसने, ताबिश हाशमी। यूनिवर्सिटी में गया, फिर उसने डिबेटर अच्छा था, बोलता अच्छा था, वहां पे उसने एक अपनी जो कम्युनिटी थी उसके अंदर उसने डिबेट्स में गया, सब कुछ पॉलिश हो गया। फिर वो कनाडा चला गया था, प्रोग्राम किया, वहां से अल्लाह ताला ने उसको वहां से कामयाब, आज इस वक्त वो एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश किस्म का बंदा है। देखें, आप जाते किसी और की तरफ हो, लेकिन जब लगे रहते हो, मेहनत करते हो, तो कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह मियां बाज़ वक़्त हमें इस तरह की जो फेलियर्स आते हैं, सिर्फ रीराउटिंग भी तो करा रहे होते हैं। जी, तो ये नहीं हो सकता कि आपको जिंदगी में सिर्फ कामयाबियां मिलती रहें, नाकामियों से सीखता। वो कहता है मैंने अपनी नाकामियों से सीखा है। मैं जब मैथ्स, अच्छा वो कह रहे हैं जब मैं मैथ्स के पेपर में फेल हुआ, मुझे लोगों ने जिस तरह का लैश बैक दिया ना, तो मुझे लगा यार मैं शायद दुनिया का नकारा तरीन आदमी हूँ यार। यही मेरा अगला सवाल आने वाला था, हाँ, जवाब देते हैं। तो सोसाइटल लेवल के ऊपर हमारे यहाँ हारना बहुत, या आप पीछे रह जाए किसी चीज में, या आपका कोई प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए, हम लोग उसको बख्शते नहीं है इंसान। ना
तो हमने बच्चों को हारना सिखाना कि कोई बात नहीं बेटा, हार जीत होती है। मेरा बच्चा भी अगर किसी मैदान के अंदर हार जाता, देखिए हर बंदा हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। अब वो हार गया। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि TCF ने पैडल टेनिस का टूर्नामेंट कराया, तो मेरे साहबजादे ने भी अपने मामू के साथ वहां पे पार्टिसिपेट किया। अब दे डोंट नो हाउ टू प्ले पैडल टेनिस। टेनिस खेला हुआ था लेकिन पैडल टेनिस नहीं खेला हुआ था। तो ऑब्वियसली तो वो, लेकिन उसको शौक था कि हमने करना है। उन्होंने खेला और बुरे तरीके से हारे। बुरे तरीके से हारे और आई विटनेस ऑफ देयर डिफीट। तो मैंने बड़ा ग्रेसफुली उसको बोला, मैंने यार देख हारे हो, लेकिन यार मुझे बड़ा मजा आया तुम्हारी हार देख के। क्यों? क्योंकि तुम ग्रेसफुली हारे हो। गुड फाइट। हाँ, तुमने ये नहीं सोचा कि यार ये अगली पार्टी स्कोर कर रही है तो मैं हाथ पांव छोड़ दूं और मैं रेकलेस शॉट। मैंने ये देखा कि तुम हार रहे थे लेकिन तुम जान मार रहे थे। मतलब हारे हो लेकिन कहते ना कि लड़के हारे हो। मैंने मुझे खुशी इस बात की है, देखो तुम जीतने का तो तस्वुर इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हारी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। वो लोग रेगुलर खेल रहे थे, तुम लोग टेनिस से पैडल टेनिस में आए, तो दोनों का स्कोप अलग है, दोनों का तरीकेकार अलग है, लेकिन एटलीस्ट तुमने फाइट किया। मुझे ये अच्छा लगा। तो उसको मैंने जब वो बाहर आया ना, तो थोड़ा सा मैंने देखा कि सर झुका हुआ था कि यार होता है ना कि बाप बैठा माँ बेटी देख रही है, यार मैंने क्या परफॉर्म करके आया हूँ। तो आया, मैंने गले लगाया उसको। मैंने बोला यार चीते छा गया यार, मजा आ गया। वो सोचने लगा मैं तो जीता नहीं हूँ। तो उसने सोचा कि यार मुझे डैडी पापा कहते हैं, कहने डैडी पापा यार हम लोग हार गए हैं। वो समझा शायद मुझे समझ ही नहीं आया। अरे मैंने बोला मैं तेरी हार को सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि तूने इतना ग्रेसफुली खेला है। मैंने देखो मैं जिस दिन तुम्हें इस मैदान में उतारा था, तुमने कहा था कि इसकी फीस भरनी है, मुझे ये खेलना, मुझे पता था कि तुम हारोगे क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है बेटा। दो लर्निंग्स हुई है इससे। एक कि बगैर प्रैक्टिस के अगर जाओगे तो चमत्कार कोई नहीं होगा, हारोगे ही, पहली चीज। दूसरी चीज, हारना, ग्रेसफुली हारना और आखिरी बॉल तक लड़ना, ये बहुत जरूरी है। एक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि रेस भाग रहे होते हैं, आखिरी होते हैं, 16वें नंबर पे भाग रहे हैं, लेकिन वो फिनिश लाइन कंप्लीट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 16वें नंबर पे हूं लेकिन मेरा टारगेट है कि मैंने ये 200 मीटर की रेस में मैंने फिनिश लाइन कंप्लीट करनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं फिनिश लाइन तक पहुंचा। वो लोग जो बीच में छोड़ देते हैं, यार अब तो मैं 16वें नंबर पर रह गया, भागने का क्या फायदा, वो फेलियर्स हैं, वो कभी तरक्की नहीं करेंगे। जिसने फिनिश लाइन कंप्लीट की, हार गया लेकिन फिनिश लाइन को कंप्लीट किया ना, वो बेसिकली एक वक्त आएगा जब वो जीतेगा। ये वो वैल्यूज हैं। हाँ। कि आप बात शुरू में भी कर रहे थे, हम अपने बच्चों को क्या वैल्यूज दे रहे हैं। उसमें सबसे अहम सबक इस वक्त जो आपने बताया कि हारना सिखाना जरूरी है। दिशा ने भी बड़े मजे के वाकयात हुए। ओ लेवल्स के एग्जाम्स हो चुके हैं, ए लेवल्स के हो रहे हैं, कुछ ओ लेवल्स के बाकी भी हैं। तो मुख्तलिफ माइंडसेट के वालिदैन से मेरा इंटरेक्शन होता है क्योंकि मैं एक इदारा रन कर रही हूँ। तो एक सबक मुझे बड़ा जबरदस्त मिला अभी। वो सबक ये था कि एक वालिद साहब शदीद गुस्से में, शदीद गजब के आलम में आए और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बरसना और गरजना और चमकना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू में तो मैं सहमी, बहुत बुरी तरह मैं डर गई कि यार ये क्या हो गया ऐसा। हाँ, मैं क्या करूं। फिर मुझे ना तरस आने लगा उन साहब के ऊपर। तरस मुझे इसलिए आया कि मुझे नजर आ रहा था कि उनकी बेगम साहिबा उस वक्त जिस हाल में थी और उनके घर के माहौल का एक मुझे विजुअल टूर मिल गया उनकी उस एक गजबनाक रवैये के बाद। उनके लहजे में शदीद तुंदी थी, दिल पे चोटें लग रही थी मुझे। लेकिन जब मुझे तरस आना शुरू हुआ ना, मैंने कहा कि इस बेचारे आदमी को कभी किसी ने स्ट्रेस में डील करना नहीं सिखाया। और ये फेलियर से या किसी भी किस्म की कोई डिक्लाइन आ जाए तो उससे ये किस कदर घबराते हैं बेचारे बुज़दिल। बिल्कुल ऐसे। और इनका जब इनसे बस नहीं चल रहा तो वो आके बरसना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही तो हमारे जो रिएक्शंस हैं, चाहे वो दुख के हैं, चाहे वो गम के हैं, चाहे वो हार के हैं, चाहे वो किसी किस्म के लॉस के हैं, हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। हाँ, कि हम क्या रद्द अमल का इजहार। अच्छा, मैं आपको गुस्से के ऊपर एक बड़ी अच्छी बात बताऊं। हाँ। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बात होगी। गुस्सा बड़ा समझदार है, अपने से कमजोर पे आता है, अपने से ताकतवर पे नहीं आता। नहीं आता। अगर आप इससे ताकतवर है, हाँ।
उसके सामने गुस्सा करके दिखाएं आप, हाँ। वो आपको बताएगा कि ताकत क्या होती है। गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर पे आता है और उस पर आप गुस्सा करते हो जिसको आप समझते हो कि आई एम हिज पे मास्टर, मैं तो इसको पैसे दे रहा हूं, इसकी मजाल क्या है कि मेरे सामने खड़ा हो। बेसिकली जो आप तालीम की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं आजकल के और जो उनके पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि यू आर देयर पे मास्टर्स, तुम देते हो तो इनकी तनख्वाहें मिलती हैं टीचर्स की। तो टीचर का जो अदब है ना, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि उस्ताद क्या होता है, उस्ताद की वैल्यूज क्या होती हैं, वो ट्रांसलेट हमने की नहीं है अपने बच्चों के अंदर। मुझे याद है कि हमारे जो टीचर्स थे, मैं तो दिल्ली स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल था, शमशी साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ी मेहनत करते थे हमारे ऊपर। हमें उससे तो बड़ा बुरा लगता था, हमें नमाज भी पढ़वाते थे जबरदस्ती, जोहर की नमाज के बाद छुट्टी मिलती थी हमें, मॉर्निंग शिफ्ट में होते थे, और जब हम इवनिंग शिफ्ट में गए तो पहले जोहर की नमाज पढ़ते थे, क्लासेस स्टार्ट होती थी, फिर हमें असर की नमाज पे छुट्टी मिलती थी, तो दोनों नमाजें पढ़वाते थे। और जाहिर बात हम शरारती सारे बच्चे हुआ करते, बॉयज सेक्शन, तो वो डंडे मार मार के नमाज पढ़वाते थे। उससे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन एक अच्छा हुआ कि हमें आदत हो गई नमाज की, वो तरबियत हो रही थी हमारी। इसी तरह उन्होंने हमारे माँ बाप तो कभी नहीं गए शमशी साहब से लड़ने के लिए कि तो आपने मेरे बच्चे को डंडा कैसे मारा, हाथ कैसे लगाया। उन्होंने बोला ठीक है। क्यों? उनको पता था कि अल्टीमेटली गोल जो है बच्चे की शख्सियत को बना। आज मैं दिल्ली स्कूल के बच्चों से मिलता हूं, यकीन माने आई फील सो प्राउड। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई बहुत अच्छा लॉयर बना हुआ है। हमारा एक बेलियन ग्रुप है, तो मैं माशाल्लाह कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है। क्यों? बिकॉज ऑफ अवर टीचर्स। वो टीचर्स थे जिन्होंने आज हमें खड़ा कर दिया सीधा। बेशक मैं कहता हूँ घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन जो टीचर किरदार अदा करता है ना बच्चे की, वो अगर मैं ही टीचर के ऊपर चिल्लाऊंगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे उस टीचर से? बच्चा तो खुद रिस्पेक्ट नहीं करेगा उस टीचर की। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इशू क्या था उन वालिद साहब का। वो सिर्फ इसलिए आके खफा हो रहे थे कि बच्चा ओवरवेल्म हो रहा है कि मुझे तो ओ लेवल्स का कुछ आता नहीं है, तो मैं इम्तिहान कैसे दूंगा। आपने सारा साल कराया क्या है? एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ाया सारा साल, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं आता। अच्छा, वो प्रेशर भी होता है एग्जाम्स के बाद, बच्चों को आता सब होता है, बच्चे अमूमन फ्रीक आउट करते हैं इम्तिहान से, ये होता है। तो मेरे भी बच्चों ने इम्तिहान दिए है और कई बैचेस, तो हमने उनको यही समझाया कि देखिए बच्चे फ्रीक आउट करते हैं, इसमें आप परेशान ना हो, उनको डील करना सिखाएं। अच्छा ठीक है, मत दो पेपर, प्रेशर लेना सिखाएं। आप अफोर्ड कर सकते हो ना, जब भी आपने ओ लेवल्स करा रहे हो, मत दो पेपर, अगले साल दे देना, टेंशन नहीं करना, प्रेशर लेना सिखाएं। तुम्हारा मेंटल पीस हमारे लिए ज्यादा है। लेकिन सर बात ये है ना मैडम कि हमने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के शो भी तो मारनी है। मेरे बच्चे के इतने एज आए हैं, मेरे बच्चे ने इतने A+ लिए हैं, यानी कि हम एज और अपने इम्तिहान जीना चाहते हैं, बच्चे हारना चाहते हैं। सेकेंडली वैल्यूज, कमिंग बैक टू वैल्यूज, हमने वैल्यूज क्या सेट की? तो अगर आपका जहां बस ना चले, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, आप जाकर दूसरे वाले पे चिल्लाना शुरू कर दो, बस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। शिद्दत पसंदी तो हम यहाँ सिखा रहे हैं ना अपने बच्चे। बिल्कुल। और वो जब ये सीखेगा, कल वो जब अपनी जिंदगी में उसकी कोई औरत आएगी, कोई बच्ची आएगी, वो वही फ्रस्ट्रेशन है उधर निकालेगा, वो एक पूरा फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये हर स्टेप के ऊपर हमें इस्लाह की जरूरत है, चाहे वो मेरा घर है, चाहे वो मेरा स्कूल है, चाहे वो मेरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन है। अच्छा, हम एक और ज्यादती कर रहे हैं, हम इस माशरे में रहते हुए हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ये जो गैजेट्स आए हैं ना, इन्होंने हमें अपने बच्चों से दूर कर दिया। बच्चे हमारे बैठे भी हुए हैं, अगर टीवी लॉन्च में तो बैठे हुए सर्फिंग कर रहे हैं, ये वो हम भी कर रहे हैं माजरत के साथ, या हम भी लगे हुए हैं। जो मैन टू मैन इंटरेक्शन है या मैन टू चाइल्ड इंटरेक्शन है, वो हो नहीं रहा। मियां बीवी आप एक कमरे में बैठे होते हैं, वो उधर लगे होते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारी फैमिली वैल्यूज को दीमक की तरह चाट रही है ना। हमें एक सेशन डेली की बुनियाद पे बच्चों के साथ और बीवी के साथ इंटरेक्शन का जरूर रखना चाहिए। उसके बाद फिर बीवी के साथ एक अलग सेशन भी होना चाहिए, बेशक 15 मिनट का। मैं नहीं कहता कि आप कोई 4 घंटे बैठ के बेगम के साथ गप्पे मारें, एक कप चाय का पी लो, एक कप चाय का पी लें, या एक ड्राइव पे चले जाएं, सिर्फ एक चक्कर मार के एक मीठा पान खा के आ जाएं भाई, या एक बाहर जाएं, जाके एक पठान के होटल पे चाय पी के आ जाएं, इंटरेक्ट करें जिसमें आप और आपकी बेगम हो। दूसरा, या आपके बच्चे हों तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, बच्चों से पूछे भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा सिस्टम, तो बच्चे बच्चियां बड़े खुश होके आपको बताएंगे ये चल रहा है, ये चल रहा है। आप उसके अंदर से खुद स्मेल कर लेंगे समथिंग फिशी, क्योंकि आप वो दौर गुजार चुके हैं। बच्चों को बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही होती हैं,
और वो उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो जब आप स्मेल करें कि यार बच्चा जो करते करते इस तरफ जा रहा है, तो फिर उसके अंदर आप उनको फिर थोड़ा सा सेंस देने के लिए आप उनको वो टूल्स दे देंगे समझाने के लिए कि बेटा इन चीजों को चेक कर लेना, बाकी खैर है, ये टूल्स आप देख लीजिएगा बेटा, यूं तो बाकी सही है। बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, वो हर चीज आके आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता आपकी इस पॉडकास्ट में, कि वो इतनी पर्सनल बातें अपनी आके मुझसे शेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको कंफर्ट जोन दिया है कि बेटा कोई भी चीज हो जाएगी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि दोस्तों की तरफ जाते हैं कि अगर कोई उल्टा सीधा काम हो गया तो यार दोस्त सपोर्ट करेंगे, बेशक करते हैं दोस्त सपोर्ट। मैंने अपने बच्चों को बताया दोस्त से भी ज्यादा जो आपके पेरेंट्स हैं ना, उनके पास वो जिस तरह का आपको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे ना, या जो आपको सेफ गार्ड करेंगे, वो कोई नहीं कर सकता। शानी, बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है जी, कि अगर वो अपना कोई मसला कत्ल नहीं कर देंगे माँ बाप को, उसका कोई उससे कोई खौफ नहीं होना चाहिए, गाड़ी ठुक गई है या कोई और XYZ इशू हुआ है, तो वो ये लेके जाएगा, सुना जाएगा, अब्बा जान जो है वो मुझे सुन लेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। हमारे यहाँ ये तो है ना कि हम तो सोल्यूशन देने से पहले तो खाल उधेड़ने पे ध्यान देते हैं। तो पहले तो बच्चा इतना खौफजदा होता है, उससे अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो गई है, वो खौफ के मारे बताता नहीं यार मुझे, भाई फेल भी हो गया बच्चा, फॉर एग्जाम्पल वो फेल हो गया किसी पेपर में, या उसे गाड़ी लग गई है, या कोई किसी रिलेशनशिप में था, उसके अंदर उसके साथ कोई ऊपर नीचे चीज हो गई है, तो उसको इतना कंफर्ट दो कि वो आपसे आके दे, ताकि आप उसको वे आउट बता सकें, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप दुनिया देख चुके हो, आप लोगों को इंटरेक्ट करके चीजों को सॉल्व करते हो। उसके लिए बेचारे के लिए पहला एक्सपीरियंस था। या तो आप उसको ओन नहीं कर रहे बच्चे को, आप चाह रहे हो कि भाई अच्छा हो मेरे बच्चे के साथ सारा, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, दोनों कुव्वतें एग्जिस्ट कर रही हैं, इवल्स भी कर रही हैं, और तो आपने अपने बच्चों को इवल्स के साथ भी डील करना बताना है। हम सिर्फ चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ सारा अच्छा हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज बुरी भी हो जाती है तो डील कैसे करेगा, क्योंकि वो तो खौफ ज्यादा है आपसे। आप तो बोलोगे तुम गए क्यों उधर, तुमने किया क्यों उधर, तो वो बोलेगा ठीक है जी, मैं बताता ही नहीं हूँ कि मैं उस जगह गया था। अच्छा, इसमें बड़ा लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल आता है जब हम इस मौजू पे बात करते हैं कि अपने बच्चे को गिरने दें या उसको नुकसान उठाने दें, उसको हर वक्त क्वेश्चन ना पेम्पर ना करें। तो अक्सर लोग इस पे काफी खफा हो जाते हैं कि नहीं, हम तो अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा करेंगे। तो भाई प्रोटेक्शन हम कैसे, यही तो फितना है। देखिए ना, ये तो कहा गया कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हम हर वक्त तो नहीं बच्चे के लिए इतने पॉजेसिव होते हैं बच्चे के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक दफा हॉस्पिटल में गया तो बच्चे के उसने टीका लगाया है, तो ऑब्वियसली टीका लगेगा तो चीखेगा भी, और तो वो अब्बास इतना आपे से बाहर हो गया कि उसको गार्ड बुला के बाहर निकालना पड़ा कि आपने मेरे बच्चे के साथ। तो भाई बात यह है कि इलाज के लिए तो वो करेगा ना वो, तो हमने अपने बच्चों को कुछ इतना ज्यादा वो कर लिया है कि उनको कुछ ठेस ना पहुंच जाए। अगेन जिशान, ये जनरेशन का फर्क मेरे ख्याल से आ रहा है। अगेन मैं जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हमने क्योंकि मुख्तलिफ घरों के माहौल में रह के देखा है, जो मेरे ख्याल से हम एक जनरेशन नीचे आके जी और रवैयों में शिद्दत पसंदी की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे सामने बहुत सारी मिसालें। अभी ये केस हुआ था जिसमें वो बच्चे को उन्होंने टॉर्चर करके मार दिया, सोशल मीडिया पे बहुत उछला था। उससे पहले वो एक और केस था जिसमें वो गोली मार दी थी, गेट के अंदर से घुस रहे थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन लोगों का। इससे पहले एक छोटा मोटा केस था कि वो कोल्ड ड्रिंक ना पिलाने के ऊपर उसने अपने दोस्त को मार दिया। अब ये वो तमाम इंसिडेंट्स है रैंडम से ही, मगर ये हमें बहुत चीख के कुछ बता रहे हैं। सही बात, शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं हम। और ये आदत अचानक नहीं, ये एक दिन में नहीं होती। वो मैं नाम लेके अब कह सकती हूँ, जाहिर जाफर और नूर फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा है, चलो मान लिया कि वो जहनी मरीज था या जो भी कुछ था, मगर ये टेल साइंस अलार्म्स नहीं बज रहे थे लोगों को, सब पता था। तो यहाँ कहाँ हमें, और ये इंसिडेंट उसने पहली दफा नहीं किया था। इससे पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स वो कर चुका था। जो केस अगर आप स्टडी करते हैं तो बात सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते। मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने कोई गलती की है ना, तो उसकी इस्लाह करो, पर्दा ना डालो। हमें होता है कि यार लोगों को ये बात पता चल गई तो बदनामी हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसकी इस्लाह जरूरी है। जब वो इस्लाह करके एक सही इंसान बन जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसके
उल्टे अमाल को छुपाता रहा, तो एक वक्त वो जब वोल्केनो फटेगा ना तो वो सब भागे ले जाएगा, वो सबको जला देगा। तो हम ये कर रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों की तरबियत के अंदर उनकी गलती के ऊपर उनकी सलाह की जाए, उसको छुपाया ना जाए, उसको दबाया ना जाए कि यार कोई देख नहीं रहा तो नहीं, उसको पॉइंट आउट करो कि बेटा ये चीज इसलिए गलत है कि आपने ये किया, फलां का हक मारा या फलां के साथ आपने ज्यादती की, आप फर्स्ट तो आ गए लेकिन ये बेईमानी की आपने, ये चीज बेटा नहीं चलेगी इसके अंदर। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आम जिंदगी के अंदर 2 नंबरियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं और फिर हम बोलते हैं यार पता नहीं दुआएं कबूल नहीं हो रही। अब आप सोचो कि अल्लाह ताला की जात तो वो है ना कि कुदरत रखती है, वो एक एक मामले को देख रही है, तुम्हारे दिलों का हाल भी जानता है वो। तो मैं अल्लाह दिल के अंदर बेईमानी रख के और गलत ख्यालात रख के और कामयाबी के लिए उल्टी सीधे मीन्स इस्तेमाल करके मैं कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगूंगा तो क्या मेरी मदद करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो ये वजूहात है, हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही, हमारी तरबियत भी फेल हो रही है, माशरती तौर पे हम बिल्कुल ज़बू अली का शिकार होके हम एज ए माशरा हम बहुत ज़बू अली का शिकार है। इस वक्त जो हमारे माशरे में इज्जत का मयार है वो पैसा है। अगर आपके पास पैसा है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि बाय हुक और बाय क्रुक आपने पैसा हासिल कैसे किया है, आप पैसे वाले हो, सरमायादार हो, आपको इज्जत दी जाएगी। देखा ये जाता है कि आप कौन सी गाड़ी में आए हो, आपने कौन सी घड़ी पहनी हुई है, आपके हाथ में कौन सा मोबाइल है, इन चीजों से आपको गेज किया जाता है। मैं बड़ा सादा से जिंदगी गुजारने का, मैं कोई शो ऑफ करता नहीं। तो मैं हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मीटिंग थी NHA में, तो वहां पे गए तो कैप्टन साहब बाहर निकले तो उन्होंने देखा मैं स्पोर्टेज में था, पुराने मॉडल की स्पोर्टेज है मेरे पास 2005 की। तो उन्होंने देख के बोला कि जिशान साहब आपकी गाड़ी कौन सी है? तो मैंने कहा ये मेरी गाड़ी। तो उन्होंने बड़ा उससे देखा, अच्छा आप इस गाड़ी में आए हैं। मतलब उनको लगा कि शाहीन कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, और उनके साथ जो मेरी डील थी तकरीबन वो 25-26 करोड़ रुपए का काम था। तो वो कहने लगे यार ये बंदा इस गाड़ी में है। बहुत से मुकामात पे मुझे ये चीजें फेस करनी पड़ी। मतलब इंकिसार होना भी एक सादगी, इंकिसारी तो लोगों को पसंद ही नहीं है ना। तो फिर मेरे एक दोस्त है, भाई है मेरे, उन्होंने मुझे बोला कि शानी भाई प्लीज खुदा के वास्ते गाड़ी तो अच्छी रखो। बड़ी मुश्किल से फिर मैं माना इस बात पे कि यार चलो गाड़ी अच्छी रखते हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जज आपको, यानी कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी से जज कर रहे हैं, मेरे काम से जज ही नहीं कर रहे। वो मेरी डिग्रीज को नहीं देख रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस को नहीं देख रहे, मेरे प्रोजेक्ट्स को, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं कि इस वक्त ये आईफोन का कौन सा वो मॉडल लेके आया हुआ है, घड़ी इसने कौन सी पहनी हुई है और गाड़ी कौन सी पहनी। अब क्या करे बंदा, इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो चुका है। तो मुझे मजबूरन मेरी उस मर्जी के खिलाफ मुझे वो गाड़ी जो है ना नहीं लेनी पड़ी। और मैं अब क्या करें, फिर लोग तो जजियों से लगता है वो जो साहब है ना वो कहीं और से आके रह रहे होंगे। कराची में जो लोग रहते हैं ना उनको मालूम है कि नई गाड़ी रोड पे निकालते हैं तो क्या होता है। वो बात सही है, लेकिन कहने का मकसद फिर भी आपको कराची की सड़कों में अच्छी खासी नई गाड़ियां नजर आती है। वो तो है। और कराची वाले मैं कहता हूँ कि अपनी गाड़ियों के मामले में बहुत सनकी भी हैं। आप देखेंगे हल्की सी, मैं अक्सर मुकामात से गुजरता हूँ, लड़ाई होते हैं और मैं सोचता हूँ शायद बहुत ज्यादा जोर से लग गई है गाड़ी, वो हल्की सी खराज, इतनी मामूली खराज के ऊपर आधा घंटा वहां पे बैठ के एक दूसरे को तड़ियां दे रहे होते हैं, रोड ब्लॉक की होती है। तो सही है, अपनी चीज की हिफाजत भी करनी चाहिए, उसके लिए होना भी चाहिए, लेकिन आप ऐसे बाहर होके दुनिया को तमाशा दिखा के आप क्या वो सेट कर रहे हो। और सेकेंडली, अगर उस वक्त आपकी फैमिली आपके साथ है या कोई जानने वाला आपको देख रहा है, आप क्या इंप्रेशन दे रहे हो कि यार मैं इतना तहजीब याफ्ता हूं कि इतनी सी। वो मुझे याद है कि मैं दुबई में था तो हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते, मैं साथ बैठा था तो गाड़ी लग गई। वो गाड़ी साइड पे खड़ी करके इंतजार कर रहे हैं भाईजान, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। शुरता आया, शुरते ने दोनों गाड़ियों को देखा, ये किया, कुछ उनसे अरबी में बात की, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या बोला। उसके बाद उसने कुछ बनाया और दे दिया। वो उसको शायद मेरा ख्याल है वो सालिक कहते हैं, सालिक पकड़ा दिया उसने। मतलब शुरता जो आया उसने डिसाइड किया कि किसकी गलती है, क्या है और कितना जुर्माना होना चाहिए। अच्छा, उसने दोनों को रसीद बना के दी। दोनों को रसीद क्यों बना के दी? दुबई में आप बगैर उस रसीद के गाड़ी की रिपेयर भी नहीं करा सकते। अच्छा। किसी भी गैराज में जाएंगे, गाड़ी लगी कैसे, वो रसीद होनी चाहिए। रूल फॉलोइंग, देखिए, हाँ ना, कि अकाउंटेबिलिटी है। हाँ, ये वाली चीज हमारे यहाँ तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो फिर यही है कि हर बंदा अपनी अदालत सड़क के किनारे लगा लेता है और वहां पे चिल्ला के जो कहते हैं ना, जिसके अंदर मैं अपना फैसला, माइट इज राइट, जो ताकतवर है
तो वो देखता है यार जो अगली गाड़ी में आया बंदा ये कमजोर है, मैं फिजिकली कमजोरी की बात कर रहा हूँ या फाइनेंशियली, और वो अपना रुबाब दिखाएगा, अपना वो। अगर आप वीगो डाले में घूम रहे हैं और आपके साथ 3 गार्ड हैं तो आप तो फिर यू आर द लॉर्ड। आप तो आप किसी को भी गिरेबान से पकड़ेंगे और रोड के किनारे कूटेंगे और आप बताएंगे हाउ ही मैन आई एम, मैं कितना बड़ा जाइंट हूँ और मेरे सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये चीज है। अच्छा, गोइंग बैक टू वैल्यूज एंड ऑल दैट, मुझे ऐसी फीलिंग आती है बच्चों के साथ भी, क्योंकि मेरा काम ही यूथ के साथ है, कि बच्चे अब चाहते हैं सारा वक्त एंटरटेन होना, कि हमें एंटरटेनमेंट मिले, और बदतमीजी को कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया। हाँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी देखें, दुनिया के अंदर जो है ना तालीम के तरीके बदल गए। आप अब लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, सही, एकेडमिक से नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहले हम करते थे, सीखते थे कि 2 + 2 4, 4 के अंदर 11 जमा किए 15, ये हमें मैथ सिखाया जाता था। अब बच्चा कहता है यार कैलकुलेटर है तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? सही है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता, अब AI आ गया, ये टूल्स। अब पहले हम याद करें कि एप्लीकेशन लिखते थे कि आई बैक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, सब्जेक्ट लिखना है। अब आपने क्या करना है, कंटेंट जो आप चाह रहे हैं वो आपने AI को देना है, उसने रिफ्रेश करके बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, उसने ड्राफ्ट करके दे देना आपने। तो बच्चा ये कह रहा है कि भाई अगर मेरी टूटी फूटी इंग्लिश, टूटे फूटे वर्ड्स को रिफ्रेश करके AI दे रहा है, व्हाई शुड आई गो फॉर प्रेसी राइटिंग, और मैं पंक्चुएशन का ख्याल करूं और मैं ग्रामर के ऊपर जाऊं। मुझे आगे की बात बताएं आप, मुझे आप थिंकिंग प्रोसेस बताएं कि ये सारे लिखने के लिए मुझे थिंकिंग प्रोसेस क्या चाहिए। उस थिंकिंग प्रोसेस को वो डालेगा AI में और उसको अच्छा रिफ्रेश करके अच्छे वर्ड्स का नाम दे देगा। ठीक है, कर रहे हैं। अब वो हम लोगों के साथ मसला ये, जो हमारी जनरेशन है, हम उस चीज को, इतना हमारे लिए बड़ा चेंज है, हम आज तक पंक्चुएशंस में ग्रामेटिकल चीजों को देख रहे हैं, स्पेलिंग देख रहे हैं कि बेटा क्यों नहीं पढ़ा रहे मेरे बच्चे। हाँ, ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा। ओ भाई, अब ये चीजों से आगे निकल गया मामला। अब आप उनको वो कौन सी थिंकिंग होती है, मैं नाम लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी थिंकिंग होती है, वो सिखानी है आपने। क्रूशियल थिंकिंग कहते हैं, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना है बच्चों को। उसको कैसे क्रिटिकल थिंकिंग है कि अगर ये पानी का गिलास है और इसके अंदर आप ये बोल रहे हो आधा गिलास भरा हुआ है या आधा खाली है, अब इसकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हर बंदे को बोलो कि इस गिलास को देख के बेटा इसके ऊपर आप अपना कमेंट दो अपनी समझ के हिसाब से। कोई बोलेगा सर आधा गिलास खाली है, कोई कहेगा सर ये आधा पानी का गिलास भरा हुआ है, कोई बोलेगा कि सर इसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर है। अपना पर्सपेक्टिव। तो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओगे उसको। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दो, बेटा इसके ऊपर अपना एनालिसिस बताओ, तुमको क्या लग रहा है, इसको गिलास को देख के तुम्हारे दिमाग में जो जो ख्यालात आ रहे हैं लिखना शुरू करो। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, वो टूटी फूटी जो भी इंग्लिश में लिखे उसको बोलो कि बेटा नाउ पुट योर डेटा AI पे लेके जाओ, इसको अच्छे तरीके से रिफ्रेश करके मुझे ला के दो। ठीक है, खत्म, उसका काम हो गया ना, काम हो गया। मेन कैलकुलेटर भी तो वही काम कर रहा है ना। सही। अगर आज मेरे वालिद साहब के दौर में चले जाए तो वो कहते थे 1 दूनी 2 दूनी 4, तो वो ये उनका वो, अब हम लोग हमें आदत हो गई इसकी, अब इससे भी एडवांस हो गया, अब मुझे अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, सब कुछ बनानी है। अच्छा, मैंने मास्टर्स पहले किया, मैंने पहले NED से ग्रेजुएशन की। जब मैंने ग्रेजुएशन की 93 94 में, तो उस वक्त कंप्यूटर इतना ज्यादा इन नहीं था हमारी सोसाइटी के अंदर, तो हर चीज मैनुअल होता था, डिजाइन भी हमारा मैनुअल होता था। मुझे याद है कि हम लोग 15 पेज का डिजाइन करते थे। RCC डिजाइन जब कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, शीटें भर रहे हैं, डिजाइन चल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे जा रहे हैं कैलकुलेटर से, ठक ठक ठक। 880p होता था हमारा कैलकुलेटर, वो यूज करते थे। जब मैंने मास्टर्स किया तो उसके अंदर कंप्यूटर इन हो चुका था, तो हम लोग उसके अंदर प्रेजेंटेशंस वगैरह पावर पॉइंट पे बनाते थे, एक्सेल पे। हाँ, वो पहले की बात। जब मैंने मास्टर्स किया 2010 में, तो मैंने 2007 में, तो मैंने देखा कि हमने कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिया। तो ये पिछले 10 साल में तब्दीली आ गई थी। अब मैं जब AI कर रहा हूँ, सॉरी, अब मैं जब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर कर रहा हूँ, तो AI आ चुका है। AI ने तो तबाही मचा दी है भाई। मैं कहता, अब मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं AI में डालता हूँ, वो मुझे ड्राफ्ट करके देता है, उसको मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ। आई गेट अ गुड प्रेजेंटेशन, आई गेट अ गुड आइडियाज, और मैं फिर मुझे पसंद नहीं आते, मैं कहता मुझे और दो, तो उसके अंदर ये ऐड करो, वो AI मुझे असिस्ट करता रहता है, और आई कम अप विद सम गुड सोल्यूशन। तो अब मेरे लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो गई।
हमने अपने बच्चों को इन टूल्स को यूज करना सिखाना है। अगर आज मैं अपने बच्चे को बैठ के ग्रामर और ये चीजों को लेके बैठूंगा तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, एआई वाले बहुत आगे निकल जाएंगे। मगर इसके लिए हमें खुद को कुछ उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। अक्सर वालिदैन से मैं पूछती हूँ, आपको आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम तक पे नहीं होते, होना जरूरी है ना। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, पता तो चले कि बच्चों का क्या सोच क्या रहे हैं बच्चे। टेक्नोलॉजी के साथ तो आपको जाना है। अच्छा, जो मेरी और आपकी जनरेशन है ना, आप देखिए हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट देखी। हमारे पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, हाँ। पूरे घर में एक टेलीविजन होता था। आंटी आपकी कॉल आई है, हाँ, 5 मिनट बाद भागे हुए पैगाम देने आते थे, फिर आंटी आती थी, वो 5 मिनट वेट करती थी, घंटी रिंग करती थी, फिर फोन आता है, आंटी बात कर। हमारे वालिद साहब से पहले दौर था, वो टेलीफोन से पहले था तार वाला, तार आया करता था, खत आया करते थे, खतूत आते थे। हमने वो दौर भी देखा जब हम बकरा ईद ईद पे ईद मुबारक के कार्ड एक दूसरे कजन को भेजा करते थे। कहाँ है वो आज ट्रेंड टेक्नोलॉजी। फिर हमारे दौर में वीसीआर आया, फिल्म देखना बड़ा मायूब समझा जाता था। हम अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे। मुझे याद है कि 15 रुपए के 10 रुपए किराया होता था, छुपा के लाते थे कपड़ों के अंदर, कोई देखना नहीं, अखबार के अंदर लपेट के फिल्म लाते थे कि कुछ ने देख लिया, वो क्या सोचेगा फिल्म देख रहे हैं, मतलब मायूब समझा जाता था। अब छुपा के लाते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म आती थी तो 50 रुपए में मिलती थी, बाकी 15 रुपए का रेट था। अमिताभ की फिल्म का 50 रुपए का रेट था या 100 रुपए का रेट होता था। हम बेचारे पैसे जमा करके लाते थे। वीसीआर, आज हमारे बच्चों से वीसीआर की बात करें उनको पता नहीं है। उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन हुई, वीसीआर के बाद क्या आया, वीसीडी आया। आज वीसीडी का भी पता नहीं हमारे बच्चों को। उसके बाद डीवीडी आ गया। आज डीवीडी का भी नहीं, मैं कहूंगा अगली जनरेशन को जेनजी आ रही है, जो जेनजी को डीवीडी का भी पता नहीं है। आज तो हर चीज ऑनलाइन है, इंटरनेट है, सब कुछ है। तो अगर आज मैं बैठ के बच्चे को वीसीआर और उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी सिखाना शुरू करूंगा तो मेरा बच्चा तो पीछे रह जाएगा। आज आप उसको एआई के ऊपर लेके जाएं, आज उसको आप आगे जो आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है, वो एक टेक्नोलॉजी अलग है। यहाँ बैठ के मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूँ, आप और मैं स्विट्जरलैंड के किसी वैली के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और पूरी वैली को ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारे सामने, और झरना भी बह रहा है, आबशार भी बह रही है। मैं और आप नाइग्रा फॉल में बैठ के भी इंटरव्यू कर सकते हैं। आगे जो मेटा वर्ल्ड आ रहा है वो तो अलग, साइंस ही अलग है। जैसे हम व्हाट्सएप पे बैठ के या हम से लाइव कॉल करते हैं कि अमेरिका में हमारा कोई दोस्त है, भाई है, तो हम उसके साथ लाइव कॉल करते हैं, हमें उसकी लाइव वीडियो नजर आ जाती है। ये आज है। कल क्या होगा कि वो हमारे सामने ऐसे बैठा हुआ होगा, वो है अमेरिका में फिजिकली, मुझे यहाँ पे हेलोग्राम के साथ, जो हेलोग्राम का कॉन्सेप्ट है, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, इंटरेक्ट कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, मैं उसके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ। वो बैठा हुआ है अमेरिका में, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, और हम दोनों ऐसे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अटेंशन स्पैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों का कम हुआ है, और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो बस ये चाहते हैं, वो ये वाला जो एक्शन है ना, स्वाइप करने, हर चीज हमारे सामने ऐसे आती है, चेंज होती है, तेज हो। लेकिन इस नफसा नफसी वाली जो हालत है, जो गहमा गहमी वाली हालत है, इसमें कहीं ना कहीं इंसान को ठहराव तो चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, ठहराव नहीं हो सकता। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी की दौड़ लगी हुई है, हाँ। मुझे नहीं लगता जो ठहरेगा वो पीछे रह जाएगा। ठहरना तो है ही नहीं, ये जिंदगी तो चलते रहने का नाम है। इसको खोले हाँ, इसको ऐसे हम देखेंगे। देखिए, हमने ठहराव नहीं लाना, हमने अडेप्ट करना है नई टेक्नोलॉजी को, और अपनी वैल्यूज के हिसाब से अडेप्ट करवाना है। टेक्नोलॉजी कोई बुरी नहीं है, हाँ, वो तो टेक्नोलॉजी बुरी। देखिए, ये जो मेरे पास ये गैजेट है ना, इसके अंदर मैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूँ। अब एक आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इस्लाम 360, कितनी प्यारी एप्लीकेशन है। आपने कभी सही बुखारी नहीं पढ़ी होगी, सही मुस्लिम नहीं पढ़ी होगी, तिरमिजी नहीं पढ़ी होगी, जामिया अबी दाऊद नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज 360 की वजह से जब मुझे कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो मैं इस्लाम 360 में सवाल करता हूँ, वो मुझे तमाम के रेफरेंसेस दे देता है। क्या सूरत नंबर ये, आयत नंबर ये में ये रेफरेंस है, और कुरानिक और फिर अहादीस का रेफरेंस भी दे देता है, इब्ने माजा वगैरह सबका रेफरेंस मिल जाता है मुझे। बिकॉज ऑफ दिस क्या है, ये है इसका सही इस्तेमाल, यूसेज पे डिपेंड करता है। अब मैं ही इसके ऊपर बैठ के उल्टी सीधी चीजें सर्च कर रहा हूँ तो ये गैजेट, ये हाँ दे देगा। अब ये गैजेट जो है, ये गैजेट का मुझे सही इस्तेमाल बच्चों को सिखाना है। मुझे बताना है कि बेटा इसके अंदर इवल भी है और इसके अंदर ठीक भी है, आपने अपना पाथ चूज करना है। तरक्की करनी है लेकिन उसकी इवल्स को अडेप्ट नहीं करना। हर तरक्की के साथ कुछ इवल्स भी है ना, तो बिल्कुल आप अगेन दिस टेक्स अस बैक टू द वैल्यू सिस्टम कि बेसिकली एजुकेशन इज ऑल अबाउट इनेबलिंग गलत और सही का फैसला और अच्छाई और बुराई का तमीज। देखिए, एजुकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, हाँ। एक को हम कहते हैं तालीम, एक है तरबियत। तालीम जो है
वो तो हम दे रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं तालीम। मेरा बच्चा ओ लेवल्स कर रहा है, मेरा बच्चा ए लेवल्स कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, ये तालीम है सारी। तरबियत वाला पार्ट हम लैग करवा रहे हैं, तरबियत के ऊपर हम जहन नहीं। तरबियत कौन करे? तरबियत के अंदर खुद करूंगी ना, मैं भी करूंगा, उसके टीचर्स भी करेंगे, और ये हमारा माहौल, सोसाइटी भी करेगी तरबियत, सोसाइटी भी तरबियत करती है। तरबियत कर कौन रहा है? अब तरबियत चली गई है इसके पास, हाँ। या तरबियत जो है ना हो नहीं रही, हाँ। बिल्कुल हो नहीं रही। हमने ना बच्चों को, कहते हैं ना मादर पितर आजाद जिसको कहा जाता है, वो छोड़ दिया है। हाँ। कि नहीं यार खुद ही कर लेंगे। हाँ। बच्चे बड़े समझदार हैं, खुद ही नहीं कर सकते। उनको बताना पड़ेगा कि फुप्पी की, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर फुप्पी की क्या अहमियत है। फुप्पी को ईवल बना के पेश किया जाता है। फुप्पी को कुछ जगहों पे खाला अच्छी हैं, फुप्पियां बुरी हैं, मामू अच्छे हैं, चाचू ताया जो हैं वो उन्होंने जाति की हुई आपके साथ। तो ये जो वैल्यूज है ना, हमने खुद खराब कर रहे हैं। हमने बच्चों को बताना कि बेटा जिस तरह खाला इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह फुप्पी भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह दादी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, तो नानी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर दादा अबू इंपॉर्टेंट है ना, तो बेटा नाना जी भी उतने इंपॉर्टेंट है। अगर चाचू इंपॉर्टेंट है ना, तो बेटा मामू भी उतने इंपॉर्टेंट है। सब रिश्ते बराबर है और सबके अंदर सबको बैलेंस रखना है। हमने एक तबकाती निजाम बना दिया कि जैसे मिसाल के तौर पर फुप्पियों को तो हमने एक मजाक का जरिया बना लिया कि वो ईवल ही होंगी। सास को हमने अपनी सोसाइटी में ईवल ही डिक्लेयर कर दिया है कि सास ईवल ही हो सकती है, ननंद जो है वो ईवल ही हो सकती है। हमने एक स्टीरियोटाइपिंग बना दिया माशरे को, और हमने छापे लगा दी उसके ऊपर, भाई तुम भी। अच्छा ये पता नहीं, एक अजीब माशरे की सोच है कि मैं भी तो बहू हूं और मैं किसी की सास भी बनना है। ये कैसे हो सकता है कि मैं बहू के तौर पे बहुत अच्छी थी और सास के तौर पे ईवल हो गई, या सास के तौर पे बहुत अच्छी हूं और बहू के तौर पे ईवल हो गई। तो ये हमने तरबियत ही गलत करना चाहिए। मैं तभी कहा ना, तालीम का पार्ट हम बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं। हमारे बच्चे जब इंशाल्लाह ताला, आप देखते हैं कि जब अमेरिका में, इंग्लैंड में एग्जामिनेशन में जाते हैं तो दे परफॉर्म वेल तालीम में, नंबर स्कोर्स भी अच्छे लेते हैं। आइल्स के स्कोर्स देख लें, सब लेते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं तालीम के मैदान में। तरबियत के मैदान में आते हैं तो वैल्यूज का ही नहीं पता, अपनी चीजों का ही नहीं पता अपनी। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इनके साथ हमारा रिश्ता क्या है। मम्मा इनके साथ रिश्ता क्या है, डैडी पापा इनके साथ रिश्ता क्या है हमारा, ये कौन है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया अपनी इन एंसेस्टर्स कौन थे हमारे, हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बेटा, हमारे आबाओ अजदाद क्या करा करते थे, कौन लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि जिनको अपने 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 कल्चर में या अपने जो उसकी हिस्ट्री पता है। बहुत कम बच्चे होंगे, उनसे पूछ लें बेटा आपके एंसेस्टर्स कौन थे, कहां से आए थे, माइग्रेट हुआ था, क्या किया था। नहीं, फ्यू होंगे जो कुछ बताने में कामयाब होंगे। जो मैं अगली जनरेशन की बात कर रहा हूँ, हमारे कितने लोग बच्चे हैं, आप एक रैंडम एक चलाएं कि बेटा आप अपने वालिद का नाम तो सब जानते हैं, दादा का नाम जानते हैं, बोलो परदादा और उनके अब्बा का नाम बता दें, नहीं बता सकेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज हमने अपने बच्चों को ट्रांसलेट ही नहीं की। तरबियत कैसे होगी? इससे मुझे एक बात का छोटा सा याद आया कि क्लास में मैंने बच्चों को अपना प्रोफाइल बनाना है, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फैमिली बैकग्राउंड मिलकर देखें, कुछ लोग वेमन कम्युनिटी से होंगे, कुछ डेली कम्युनिटी से होंगे, कुछ चिन्योटी कम्युनिटी से होंगे, और कुछ हो सकता है किसी भी कम्युनिटी से ना हो, वो कहीं से भी हो सकते हैं। तो उनमें से जो लोग कुछ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने सबसे ये बात की, हमारे यहाँ तो सब खाने मशहूर हैं। क्या मतलब खाली हम दिल्ली वाले हैं। हाँ, सब खाने मशहूर है। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। हाँ। आप लोग सोचिए अपने कोई कल्चरल वैल्यूज होंगी, कुछ आपके हमें नहीं पता तौर तरीका, तो मालूम करो ना बेटा, यही तो टॉपिक है, यही तो असाइनमेंट है। आपकी ये बुनियाद है, आप यहाँ से आ रहे हो, वेयर यू बिलोंग, एंड दैट मेक्स आपके लिए एस्पेक्ट्स खुलते हैं ताकि क्या क्या कुछ किया जा सके। सही। तो बहरहाल अच्छी ये एक मेरे लिए सबक आमोज बात रही कि मैं कम से कम मुझसे जो बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं उनको ये बताऊं कि पहले अपने आप को जानो, फिर आगे देखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको अपनी फैमिली वैल्यूज का पता होता है, आपको अपने कल्चर का पता होता है, तो आप चाह के भी कोई गलत काम नहीं करते। यार मेरी फैमिली का ये बैकग्राउंड है, मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, मतलब यार ये तो बोलेंगे फला साहब का पोता ये हरकत कर रहा है। अगर मुझे अपनी फैमिली वैल्यूज का पता है, अगर मैं बिल्कुल लाउबाली हूँ और मुझे फैमिली वैल्यूज का पता ही नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस का, तो मुझे परवाह ही नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है।
क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसकी औलादों में से हूँ, मैं इसके अंदर रखना भी नहीं है। मुझे को क्या पता भाई, हम आज में जी रहे हैं ना, पास्ट के बारे में मालूम करें, फ्यूचर में जिए, प्रेजेंट में रह रहे हैं हम लोग सिर्फ, हमें ना पास्ट का पता है ना हमें फ्यूचर के बारे में बेखबर है हम, ये वाली बात है। मैं अब बिल्कुल वही सवाल आपसे, आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि 98 में आपने शुरू की थी अपनी कंपनी, 98 में, तो 2025 में खड़े ज़ीशान सईद साहब क्या कुछ बता सकेंगे? अगर 98 से लेके 2025 तक तकरीबन 27 साल हो गए। 27 साल में बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे। लाइफ स्मूथ नहीं है, लाइफ के अंदर सिर्फ कामयाबी नहीं है, बहुत सारी नाकामियां भी फेस की, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए, बहुत सारे जिंदगी में उतार चढ़ाव फेस किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरी फाइटर तबीयत थी, तो मैं फाइट करता रहा हर चीज से। मैंने मतलब वो नहीं किया कि मैं गिव अप कर दूं, गिव अप नहीं करना लाइफ के अंदर। मेरा मतलब अगर मैं इन शॉर्ट करूं ना कि डोंट गिव अप, लगे रहो, लगे रहोगे, कामयाबी के लिए कोशिश करते रहोगे तो कामयाबी दूर नहीं है, कामयाबी मिलती है जरूर। और मैं ये मान नहीं सकता कि आप ईमानदारी से लगन के साथ काम करो, कोई भी काम ईमानदारी और लगन के साथ करो, और आपका रब जो है, मेरा रब जो है, वो आपको कामयाबी ना दे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको भरोसा होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो वो एक अच्छा काम कर रहे हो। आप अपने अच्छा, फिर अपनी गलतियों से सीखो भी। गलतियां इंसान से होती हैं, और जिस इंसान से गलती नहीं होती वो तो फरिश्ता है ना। फिर भाई हम तो इंसान है, हमसे तो गलती होगी। मसला गलती करना नहीं है, मसला उस गलती को सुधारना और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ते चले जाएं। देखिए मुझे बताएं, आज मेरी 50 साल उम्र है, मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मुझे मेरे बच्चे भी मजाक करते हैं, तो खुद मेरा बेटा एक सिविल इंजीनियरिंग में, एक बेटी एमबीबीएस कर रही है, कहती है आपको कहाँ बुढ़ापे में मास्टर्स करना है। इस वक्त जो पूरी दुनिया का जो इशू है ना, ग्लोबल इशू जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, वो है इन्वायरमेंट। बिल्कुल। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग राइट इंफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट के है क्या, एनवायरनमेंट होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज, एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जाहिर बात है हमें पढ़ना पड़ेगा, इनेबल होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अब मेरा जो फील्ड है, अब उसके अंदर अब बहुत सारी कंपनीज है, वो कहते हैं अगर आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियर ही नहीं है ना, तो हम आपको प्रोजेक्ट ही नहीं दे रहे। तो मुझे अपनी तरक्की के लिए, उसके लिए भी जरूरी है। सेकेंडली इसलिए हमारे जो गोल सेट किए गए 2030 के गोल्स हैं, 2050 के गोल्स हैं कि कार्बन कंटेंट एमिशंस को हमने मिनिमाइज करना है। 2050 में कार्बन कंटेंट एमिशन 0 करनी है हमको पूरे वर्ल्ड वाइड। कैसे होगा वो? अब उसके ऊपर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ना कैसे होगा, उसके ऊपर काम हो रहा है। आप सोच रहे हैं पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। एसडीजीज जो है, जो वो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो है ये सारे दिए गए हैं, 2030 के भी दिए गए हैं, 2050 के भी दिए गए हैं। फॉलो कर रहा है जी, काफी फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, हमें लगता है कि हम काफी फॉलो किया जा रहा है, इसके ऊपर काफी एनजीओज भी काम कर रही हैं, और इसके ऊपर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है फंड भी कर रही हैं। क्योंकि देखिए ग्लोबल जो वार्मिंग है, ये ग्लोबल इश्यूज जो है, वो किसी एक मुल्क का नहीं है। ये जो बाउंड्रीज बनाई है मैंने और आपने बनाई है, कि मैं पाकिस्तान हूं, तुम इंडिया हो, तुम ईरान हो, तुम इराक हो, तुम फला हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई थी। अल्लाह ताला ने जो है ना पूरी कुर्रे अर्ज तुमको दी थी। अल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत जमीन आपको दी थी कि इसके अंदर रहो और खाओ पियो, सब कुछ करो। हमने उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर मुझे सीखने का मौका मिल रहा है इन सारी चीजों को। तो लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकना चाहिए। मेरा मतलब मुद्दा ये था कि लर्निंग प्रोसेस किसी भी स्टेज में आप रुक जाओगे, खड़ा पानी बदबू मार देता है। बहते रहोगे, फ्रेश रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप खड़े हो गए, आपने सोचा नहीं अब मेरी नॉलेज का लेवल पूरा हो गया, अब मुझे आ गया, तो बस आप स्टैग्नेट हो गए, आप में से बदबू आना शुरू हो जाएगी। सही बात। स्टैग्नेट नहीं होना है लाइफ में, हर वक्त कुछ ना कुछ करो। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ और कर रहा होता, रुक नहीं सकते। मैंने बहुत सारी चीज, मैंने हदीस का मुताला करना शुरू किया बीच में, कुरान को समझना शुरू किया, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, नॉलेज हासिल करते रहना, स्टैग्नेट नहीं होना। बहुत सारी चीजें पता चली, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि दीन को मैंने, जो मुझे बताया गया दीन, जो मेरे एंसेस्टर से पता चला, और जब मैंने खुद सर्च किया, दीन में बहुत फर्क था। बहुत सारे रिचुअल्स में बहुत फर्क था। जो इस्लाम कह रहा था वो रिचुअल्स अलग थे, जो हमारे बर्रे सगीर के रिचुअल्स थे वो बिल्कुल अलग थे। वो हमें हिंदुओं के साथ रहे थे, तो हमारे एंसेस्टर्स, तो वो उन्होंने जो रिचुअल्स डेवलप किए थे वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदुइज्म था। जो इस्लामिक रिचुअल्स थे वो बिल्कुल अलग थे। हमने जब स्टडी किया पता चला, तो
बहुत सारी चीजें चेंज हुई लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें चेंज, लेकिन वजह मुताला, तालीम और लर्निंग। कनेक्शन, अगर आप लर्निंग से कनेक्शन रखोगे ना, रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे। ये बात। अच्छा, आखिर बस मैं चाहूंगी आपका जो फिलैंथ्रोपी का काम है वो उसके बारे में आप देखिए, मैं बहुत सारी, कर रहे हैं आप, हाँ, इसके अंदर हो रहा है? एक कुछ तो तालीम के लिए, आपको पता है मेरी वाइफ जो है वो माशाल्लाह तालीम के लिए बहुत करती है। हाँ, तो वो उनके अक्सर प्रोजेक्ट में तो मुझे तो रगड़ा साथ वैसे मिलता है ना, तो वो तो मैं जबरदस्त। इसके अलावा जो है वो आप जबरदस्ती कोई आपसे काम नहीं वो तो मुझे भी अच्छा लगता है, सच्ची बात। तो इसके अलावा बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, मतलब एक तो ये TCF के लिए तो राबिया काम कर रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। तो और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे अपने इसमें लीगल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ लीगल मसाइल हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा असल में कानून, हमारा जो इंसाफ है ना, खरीदना पड़ता है अदालतों में। तो आपको अगर केस करना है, सब कुछ करना है, तो आपको बड़ी परेशानी है। तो एक तो लीगल एडवाइस कहीं से नहीं मिलती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवाइस सारी फ्री देता हूँ, उसके कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ। जितने मेरे पास केसेस आते हैं, गरीब आए अमीर आए, तो इवन जो अगर उनको कोई नोटिस वगैरह भी बनाने होते हैं, मैं टोटल फ्री बना के देता हूँ, उसके कोई हम चार्जेस नहीं लेते। हम मतलब कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे पास वर्कर्स काम करते हैं, मासियों की बात कर रहा हूँ या ड्राइवर्स हैं, उनकी बच्चियां, वहाँ उनकी बच्चियां बेचारी शादी हो जाती है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, तो उनको शेल्टर देना, सब कुछ करना, ये सब हम इसलिए करते हैं कि यार कल इनके लिए अच्छा हम करेंगे, कल हमारी औलाद को अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करेगा इन मामलों से। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा पानी के मसाइल हैं बहुत सारी जगहों पे, उसके ऊपर काम करते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के बड़े मसले हैं, और कराची के अंदर मसले हैं। राबिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि इसने कराची से बाहर जाके किए हैं, लेकिन हम जो करते हैं काम बहुत सारे कराची के अंदर ही करते हैं। कराची वालों को भी नहीं मिला? कराची वालों को नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ ड्रिंकिंग वाटर की। जी। पानी मिलता है तो वो ड्रिंक के काबिल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो RO प्लांट छोटे लेवल पे वो लगा के, ठंडे कूलर पानी के लगा के, मदारिस के अंदर बहुत सारी जगहों पे हम इम्प्लांट कर देते हैं, तो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से। तो बस वो खामोशी से काम करे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। फिर इसके अलावा जो राशन ड्राइव वगैरह होती है, अच्छा मैं राशन ड्राइव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कोई सस्टेनेबल किस्म की चीज की जाए कोई, ताकि लोग अपने रिसोर्सेज खुद अर्न कर लें। लेकिन फिर जमाना कुछ कम, बहुत सारे NGOs आ गए ना जो मुफ्त में खाना भी खिला रहे हैं, राशन ड्राइव भी कर रहे हैं, तो पीपल आस्क फॉर दिस, तो मजबूरन राशन ड्राइव भी करनी पड़ती है। वो तो ये कि साहिल का सवाल अगर वो कर रहा है तो हम, हाँ, तो बस वो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के छोटे मोटे काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला बरकत डाले। बाकी ये है कि हमारे जो डोनर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो ज्यादातर डोनर्स सारे बाहर ही बैठे हुए हैं, दोस्त नहीं है मेरे, भाई हैं मेरे, बल्कि मेरे बाजू हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी उनको पुकारा है, एक आवाज पे उन्होंने लब्बैक कहा है। मतलब मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मुझे किसी की मदद करने के लिए कोई पैसे या फंड्स की जरूरत पड़ी और मैंने अपने दोस्तों को पुकारा हो। मेरे दोस्त नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं वो। और इसके अंदर मैं दोस्तों में सिर्फ ये नहीं कि मेरे मेल फ्रेंड्स, मेरे फीमेल फ्रेंड्स भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहते हैं। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है? दे ट्रस्ट के या जीशान के साथ जो हम काम करेंगे ना, वो सही जरूरतमंद तक पहुंचा देगा। अगर ये ट्रस्ट लेवल आप डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं ना डोनर्स के साथ, देखिए हमारी कौम के अंदर फितरत है, हम सदका खैरात और ये सारी चीजें बहुत करते हैं ना, तो अगर डोनर के साथ आप ये रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं तो उसको ये पता है कि यार ये अपनी जात पे नहीं लगाएगा, अपनी अय्याशियों पे नहीं लगाएगा पैसा, और जिस मकसद के लिए मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ वो ये उसके अंदर डोनेट कर चैनल को जाके, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर आपको कोशिश नहीं करेगी। पर मेरा मानना ये है कि अल्लाह के काम अल्लाह खुद करवा देता है, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी का काम करने की मैंने कोई ठानी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई केस हो, चाहे वो किसी की, और मुझे अल्लाह ताला ने असबाब मुहैया ना किए हो। ईमानदारी की बात है कि बहुत, यानी कि 90% ऑफ माई फंड्स जो है ना, मेरे डोनेशन होता है, बहुत कम होता है कि मुझे अपनी जेब से करके पूरा करना पड़े, ऐसा बहुत कम होता है। मैं बता रहा हूँ 90% फंड जनरेट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद ही अल्लाह ताला करवा देता है। बहुत बड़ी बात, इरादा करने की देर है, इरादा करने की देर है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपके इन तमाम कामों में बरकत दे और आपके साथ और लोग जुड़े और ये काफिला बड़ा हो और आप जैसे बहुत सारे इंशाल्लाह को मिले। वतन के हालात से मायूस तो नहीं? अच्छा, मैं इसके ऊपर
मुझे पता नहीं, शायद वतन परस्त कहेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये वतन परस्ती भी ज्यादा अच्छी नहीं है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा वतन परस्त हूँ। मेरे साथ के जो दोस्त थे, अहबाब थे, जो मेरे साथ एजुकेशन हासिल करते थे, जब हम ग्रेजुएट हुए 97 के अंदर, तो अपॉर्चुनिटी मिली, अमेरिका वीजा लॉटरी लगा, लोग बहुत बाहर गए। अच्छा, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी का ग्रेजुएट, मेरी बेगम भी एनईडी ग्रेजुएट इंजीनियर, तो हमारे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे, हम आराम से इमिग्रेशन भी ले सकते थे, इंग्लैंड भी जा सकते थे, अमेरिका भी जा सकते थे। लेकिन आई चूज टू लिव हियर। मैंने बोला जो करना है पाकिस्तान में। अच्छा, मेरे अंदर पाकिस्तानियत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वतन परस्ती भी अच्छी नहीं है, लेकिन है। अच्छा, मैं हमेशा अपने जो दोस्त बाहर हैं, जो कि जिनको मैं अपना बाजू कहता हूँ, मैं उनको मजाक करता था कि यार तुम लोग तो गद्दार हो यार। अच्छा, हमने बहुत पाकिस्तान में हमें बहुत सस्ती एजुकेशन हासिल की हमने, और हम इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो फिर हम जैसे काबिल बने तो हम सबसे पहले इमिग्रेशन ले ली जाके, पाकिस्तान को छोड़ दिया। अच्छा, वहां से रेमिटेंस भेजते हैं, क्या भेजते हैं अपने माँ बाप को या बच्चों, तो हम सोचते हैं हम बड़ा कारनामा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि वहां से फंडिंग सिर्फ, यकीन माने, मेरा ये मानना है, वो इसलिए करते हैं कि वो पाकिस्तान को पे बैक करना चाहते हैं कि आज जिस मुकाम पे है ना, वो पाकिस्तान की वजह से। तो वो शानी भाई को या किसी को इसलिए भेजते हैं कि यार पाकिस्तान को पे बैक कर सकें। तो ये इसी को वतन परस्ती कहा जाता है। अब वो पाकिस्तान को जो पे बैक करने का तरीका हर एक का मुख्तलिफ है। अब मुल्क के जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल हालात की आज की बात करते हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं तो जब से होश संभाला है, मैं तो 50 साल से ये सुन रहा हूँ कि हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन मुझे बताइए, इन तमाम बुरे हालात के बावजूद टेक्नोलॉजी कहाँ रुकी है? पहले पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, आज हर एक के पास मोबाइल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर ही हुआ है भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, मुझे आप बताएं कि एसी में बैठ के बात करने का तस्वुर था? नहीं, हमने तो अपने बचपन में, लड़कपन में कहीं एसी का, मुझे याद है कि हम जब फैसलाबाद में होते थे, गर्मी शदीद होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, पानी का छिंटा मारते थे चारपाई के गद्दे के ऊपर, चारपाई के थोड़ी ठंडी हो जाए फिर उस पर लेटते थे, उसी को हम बोलते थे यार एसी बन गया। ठीक है जी, आज हमारे रिसोर्सेज देखें, आज तरक्की देखें। सेकेंडली, आज हमारे माशरे के अंदर ब्रांड्स भी आ गए, हमें नॉलेज भी हो गई ब्रांड्स कौन से होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड कौन से होते हैं। KFC भी खा रहे हैं हम, मैकडोनल्ड्स भी खा रहे हैं हम, दुनिया जहां में जो अगर स्टेक हाउसेज हैं तो हम भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम भी इंजॉय कर रहे हैं वो सारी फैसिलिटी। तरक्की तो हो रही है जी, जितना मर्जी आप कोसते रहे। पाकिस्तान को आप जितना मर्जी बोलते हैं कि हम लोग सही है, हमारे पाकिस्तान के साथ जुल्म भी हुआ है, हमारे साथ हमारा स्टेबिलिटी भी नहीं रही, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद तरक्की नहीं रुकी। हम कराची वाले हैं ना, कराची में सड़कें भी टूटी हुई हैं, सब कुछ है। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? सब आज भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान की बैकबोन कराची पोर्ट है, 90% रेवेन्यू हो रहा है, और हमारा जो सराफा बाजार जो लियाकताबाद का कहा जाता है सबसे ज्यादा टैक्स कर रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, सड़कें भी नहीं दी आपने इनको, पीने का साफ पानी भी नहीं दिया, सेहत के सरकारी 2 हॉस्पिटल बड़े या 3 है, अब्बासी शहीद सिविल और जिना, और कौन सा है आपको जिसके अंदर आपको कुछ फैसिलिटी मिलती? कुछ भी नहीं। 3 करोड़ की आबादी, 3 हॉस्पिटल, 1 करोड़ एक हॉस्पिटल के ऊपर लोड चेक। क्या लोगों ने जीना छोड़ दिया? सदैव मायूसी ना फैलाएं, मेरा ये कहना है, मायूसी ना फैलाएं। एग्जैक्टली। देखें, अपने खौफ से दूसरों को एक रोशनी की किरण नजर आ रही है ना, टिमटिमा रही है, सब कुछ है। इंशाल्लाह ताला यही उजाला करेगी, यही सूरज बनेगी, यही हमें मछले राह दिखाएगी। लेकिन आप मायूस कर रहे हो कौम को, आप मायूस कर रहे हो ये बातें कह के नहीं, इस पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं, ये तो गया बस, अब आज गया तो कल गया, हम बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, अब IMF कर्जा नहीं देगा तो मर जाए। ओ भाई, IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये भी ऐसे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते कि जिसका कोई फ्यूचर ना हो। कहते हैं ना कोई चीज है कि जिसकी पर्दादारी है, ये ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे आपके ऊपर। उनको भी पोटेंशियल का पता है कि इस जमीन की खित्ते की अहमियत क्या है, स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, माइनर मिनरल हमारे कितने इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी। देखिए, ये खित्ता अगर आप दुनिया में, मैं दुनिया के जो मैप को देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि रिसोर्सेज इतनी, हमारे मुल्क में दरिया है, समंदर है, रेगिस्तान है, बर्फ के ग्लेशियर्स हैं, K2 है। कौन सी ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की जिसका जिक्र दुनिया में हो रहा है और हमारे पास वो नेमत मौजूद नहीं है? अफगानिस्तान के पास समंदर नहीं, किसी के पास रेगिस्तान नहीं, किसी के पास ग्लेशियर नहीं, किसी के पास दरिया नहीं, है ना जी। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की जो रिसोर्सेज दुनिया में किसी भी मुल्क में है, कोई एक रिसोर्स का नाम लें जो हमारे पास नहीं है। खेवड़ा माइन, नमक की कान, आप अंदाजा करें, सेकंड, इतनी रिसोर्सेज हैं
देखिए अगर हमने उनका रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही नहीं किया तो ये हमारी गलती है। मैंने आपको गाड़ी दे दी मर्सिडीज, अगर आपको चलानी नहीं आ रही तो मर्सिडीज का कसूर थोड़ी है, आप वतन को गलत कैसे कह रहे हैं। और अभी रिसेंट जो हमारे एजिटेशन हुई है इंडिया के साथ तो हमें पता लगा है कि लाहौर में भी पोर्ट है। नहीं वो तो खैर एक मजाक है, वो तो देखिए ना, वो तो एक ये तो और लाइटर मैं यही बता रहा हूँ फ्रॉम द गुड साइड प्लेटफॉर्म, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वतन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और यहाँ लोग भी हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे, हमारे लड़के लड़कियां पूरी दुनिया में जा रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमारा एसेट हमारी यूथ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कसरत से। आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि आप स्टैट्स को चेक करें, हमारे मुल्क की यूथ 65% यूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह 65%, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दूसरे मुमालिक के स्टैट्स को चेक करें 33% यूथ है। हमारे पास 65% लोग ऐसे हैं जो लड़ मर सकते हैं, जान मार सकते हैं। और चैलेंज अब एज पेरेंट्स हमारा ये है और एज एजुकेशनिस्ट्स कि हम इनको किस सिमत में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, और पॉजिटिविटी फैलाएं। एग्जैक्टली इर्द गिर्द के माहौल में भी पॉजिटिविटी फैलाएं, अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें, अपनी तहजीब और तमद्दुन का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों की तरबियत पे भी ध्यान दें, सिर्फ तालीम पे जोर ना दें, बच्चों के ग्रेड्स के पीछे ना भागें। अगर आपका बच्चा बी ग्रेड भी ले रहा है ना और तहजीब याफ्ता है, यकीन माने वो A+ वाले बदतमीज बच्चे से बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह। माइक ड्रॉप वाली बात की है बिल्कुल शान साहब ने, ये इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहूंगी कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सुभान अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। डिस्कशन सबके लिए नाफे साबित हो इंशाअल्लाह ताला, और आई होप I had the privilege of your time. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.